मैं सो ब्रोक, मेरे पास नाम के लिए बस एक कॉपर कॉइन है। लेकिन क्लास अवेकनिंग के दिन मैंने सबसे एक्सपेंसिव क्लास चूज की, सॉर्ड एरे मास्टर। सब लोग हंस पड़े, उन्होंने बोला मेरा दिमाग खराब हो गया है। इवन प्रोफेसर एडम ने भी गुस्से से मुझे देखा और बोला ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कल रात ही मेरा बॉन्ड हेवंस फॉर्चून सिस्टम के साथ हो चुका था। जब तक मैं मॉन्स्टर्स को किल करता रहूंगा, मुझे सीधा गोल्ड, मटेरियल्स और स्किल बुक्स ड्रॉप होते रहेंगे। बाकी सब सॉर्ड एरे मास्टर्स के लिए ये क्लास उनकी फैमिली की सारी वेल्थ खा जाती है, लेकिन मेरे लिए इसकी कॉस्ट सिर्फ मॉन्स्टर्स की लाइव्स है। 3 घंटे बाद ट्रायल रेल्म बंद होने वाला है। हॉल के सामने खड़ा वो स्कोर मॉन्यूमेंट जो इतने टाइम से बिल्कुल साइलेंट था, अचानक एक्टिवेट हो जाता है। तेज गोल्डन लाइट पूरी जगह फैल जाती है। सब लोग इंस्टिंक्ट से ऊपर देखते हैं और अगले ही पल पूरे हॉल में डेड साइलेंस छा जाता है। लीडर बोर्ड के बिल्कुल टॉप पर सिर्फ एक नाम लिखा होता है, कई। सिर्फ 3 घंटे पहले यही लोग बेट लगा रहे थे कि मैं 30 मिनट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। अज़्योर क्लाउड एकेडमी के हॉल ऑफ क्लास अवेकनिंग के अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ खड़े हैं। सबकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही है जब वो हॉल के सेंटर में रखे अवेकनिंग स्टोन को देख रहे हैं। आज यहाँ हर 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट का क्लास अवेकनिंग डे है और ऑर्डिनरी लोगों के लिए अपनी डेस्टिनी बदलने का ये आखिरी मौका भी है। अगर तुम कॉम्बैट क्लास अवेकन करते हो तो ट्रायल रेल्म में एंटर करके बीस्ट्स को किल कर सकते हो, गियर लूट सकते हो और रिसोर्सेज हासिल कर सकते हो। बस एक स्टेप और तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। लेकिन अगर सिविलियन क्लास मिली तो बस वही एंड है, कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। कोई और एक मॉन्स्टर किल करके 100 गोल्ड के गियर के साथ वापस आ सकता है और तुम सिटी के बाहर 10 इयर्स माइनिंग करो, 10 इयर्स हर्ब्स कलेक्ट करो या 10 इयर्स पॉट्स रिपेयर करो, तब भी लोएस्ट टियर स्किल स्टोन अफोर्ड नहीं कर पाओगे। कॉम्बैट क्लासेस मीट खाती हैं, सिविलियन क्लासेस को सिर्फ बचा हुआ ब्रॉथ मिलता है और ऑर्डिनरी लोगों को तो बोल भी नसीब नहीं होता। और मेरी सिचुएशन तो और भी बुरी है। मैं वो इंसान हूँ जिसके हाथ से वो बोल भी छिनने वाला है। इसलिए सबकी नजर में आज मुझे बस एक सेफ और स्टेबल सिविलियन क्लास के लिए प्रे करना चाहिए। कम से कम उससे मैं जिंदा तो रह सकता हूँ। लेकिन उन्हें नहीं पता, जिस पल से मैं इस हॉल में आया हूँ, सिर्फ सर्वाइव करना मेरा गोल कभी था ही नहीं। मैं पूरी गेम ही उलटना चाहता हूँ। नेक्स्ट। कई हॉल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, फिर धीरे धीरे लोग हंसना शुरू कर देते हैं। इसकी बारी आ गई। अकेडमी का सबसे गरीब लड़का कल ही आर्काइव में स्क्रॉल्स कॉपी कर रहा था। दिन भर की सिर्फ 15 कॉपर कॉइन्स की अर्निंग। 15 कॉपर में तो स्पिरिट राइस पॉरेज का एक बोल भी नहीं आता। इसकी बैकग्राउंड देखकर तो इसे कोई छोटी सिविलियन क्लास ही मिलनी चाहिए। कम से कम खाने का जुगाड़ तो हो जाएगा। मैं अपनी तरफ देखता हूँ, मेरे कपड़े इतनी बार धोए जा चुके हैं कि उनका रंग उड़ चुका है। स्लीव्स पर पैचेस लगे हुए हैं। मेरे शूज के सोल्स भी लगभग घिस चुके हैं। मेरा हर हिस्सा गरीबी की कहानी सुना रहा है। मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यूएबल चीज है, मेरी पाम में रखा हुआ कॉपर क्रिस्टल। ये अवेकनिंग स्टोन एक्टिवेट करने की फी है और पिछले 2 हफ्तों में मेरी पूरी सेविंग भी यही है। इसे जमा करने के लिए मैंने आर्काइव में लगातार 15 डेज तक स्क्रॉल्स कॉपी किए। मेरी उंगलियां 3 बार फट चुकी थी। कल रात भी मैं आधी रात तक भूखा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्पिरिट राइस पॉरेज का एक बोल खरीदने से भी डर लग रहा था। मैं आगे बढ़ता हूँ और कॉपर क्रिस्टल को अवेकनिंग स्टोन के अंदर रख देता हूँ। हल्की सी हमिंग आवाज के साथ स्टोन ग्लो करने लगता है। मेरे सामने एक के बाद एक क्लास ऑप्शंस दिखने लगते हैं। सिविलियन क्लासेस, माइनर, हर्बलिस्ट, अप्रेंटिस, एल्केमिस्ट, रिपेयरमैन, कुक, स्टैंडर्ड कॉम्बैट क्लासेस, स्वॉर्ड्समैन, आर्चर, शील्ड गार्डियन, मेज और फिर स्पेशल क्लास सॉर्ड एरे मास्टर। जैसे ही सॉर्ड एरे मास्टर स्क्रीन पर दिखता है, पूरा हॉल एकदम से साइलेंट हो जाता है। अगले ही सेकंड पूरी क्राउड जोर से चिल्लाने लगती है, सॉर्ड एरे मास्टर, इसे सच में स्पेशल क्लास मिल गई। इसकी लक तो बुरी नहीं है, बस अफसोस ये गलत फैमिली में पैदा हुआ है। हाँ, अगर काय के पास सच में पैसे होते तो सॉर्ड एरे मास्टर उसे बहुत पावरफुल बना सकता था। लेकिन क्या उसके पास पैसे हैं? वो तो मुश्किल से खाना अफोर्ड कर पाता है। एक सॉर्ड एरे मास्टर को स्वॉर्ड वेसल, फॉर्मेशन डिस्क, स्पिरिट सैंड और फॉर्मेशन सॉइल चाहिए होता है। इनमें से हर एक चीज की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। वो इन सब का पेमेंट किससे करेगा? शायद अपनी जान से। काय, ये क्लास मत चूज करो। ऐसा नहीं है कि सॉर्ड एरे मास्टर वीक है, बस ये बहुत एक्सपेंसिव है। अगर तुम इसे चूज करोगे तो अर्ली स्टेज में एक कंप्लीट सॉर्ड एरे भी नहीं बना पाओगे। काय, सॉर्ड एरे मास्टर पावरफुल जरूर है, लेकिन तभी जब तुम स्वॉर्ड्स अफोर्ड कर सको, फॉर्मेशन डिस्क अफोर्ड कर सको, स्पिरिट सैंड अफोर्ड कर सको। रिसोर्सेज के बिना एक स्वॉर्ड एरे मास्टर नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन से भी वीक होता है। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही, मैं बस नहीं चाहती कि तुम अपना इकलौता चांस अपने ही हाथों बर्बाद कर दो। वो इस पूरे हॉल में उन कुछ लोगों में से एक है जो मुझे मजाक नहीं समझ रही। मैं ये बात याद रख लेता हूँ, लेकिन उनमें से किसी की बात नहीं सुनता। मेरा हाथ फिर भी स्वॉर्ड एरे मास्टर पर ही जाकर रुकता है। तभी साइड से एक मजाक उड़ाती हुई आवाज आती है, काय, तुम में सच में इतनी हिम्मत है कि इसे चूज कर रहे हो? ये लूकस ग्रेसन है, सेरुवन सिटी के ग्रेसन फैमिली का यंग मास्टर। अभी अभी इसने रेयर क्लास थंडर रून स्वॉर्ड्समैन अवेकन किया है। इसकी स्वॉर्ड एनर्जी में पहले से ही थंडर एट्रीब्यूट होता है। इसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है और सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। हर कोई इसे यंग मास्टर लूकस कहकर बुला रहा है। वो अपने हाथ बांधकर मुझे बिल्कुल उस नजर से देखता है जैसे कोई गंदे नाले में रेंगते हुए कीड़े को देखता हो। तुम्हें पता भी है सबसे सस्ती आयरन स्वॉर्ड की प्राइस कितनी होती है? लो ग्रेड स्पिरिट सैंड कितने की आती है? सिर्फ एक क्रैक फॉर्मेशन डिस्क रिपेयर करवाने में कितना खर्चा होता है? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं या तुम सच में सोचते हो कि स्वॉर्ड एरे मास्टर
मास्टर ट्री ब्रांचेस से स्वॉर्ड एरे बना लेगा। यंग मास्टर ल्यूकस बिल्कुल सही कह रहे हैं। काय अपनी प्रेशियस स्वॉर्ड एरे के लिए पीछे वाले पहाड़ों से ब्रांचेस ही उठा लाएगा। हंस हंस के मर जाऊंगा। एक गरीब आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए, स्पेशल क्लास के सपने नहीं देखने चाहिए। मैं ल्यूकस की तरफ देखता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, इसलिए नहीं कि मेरा टेम्पर बहुत अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी एक भी बात मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती। असली शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जब उसकी हंसी बंद हो जाएगी। कंफर्म स्पेशल क्लास सिलेक्शन स्वॉर्ड एरे मास्टर। एक बार चूज करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। मैं अपने मन में चुपचाप जवाब देता हूँ कंफर्म। एक जोर का धमाका होता है। अवेकनिंग स्टोन से सिल्वर व्हाइट लाइट का एक बड़ा पिलर फूट पड़ता है। वो लाइट सीधा मुझ पर गिरती है। हॉल के ऊपर धीरे धीरे 4 चमकते हुए वर्ड्स दिखाई देते हैं। अवेकनिंग सक्सेसफुल, क्लास स्वॉर्ड एरे मास्टर। पूरा हॉल एकदम से साइलेंट हो जाता है। फिर अगले ही पल पहले से भी ज्यादा जोर की हंसी गूंजने लगती है। ये पागल हो गया है, इसने सच में ये क्लास चूज कर ली, इसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई। ये चाहता तो नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन चूज कर सकता था, लेकिन नहीं, इसने दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव क्लास ही चूज करनी थी। क्या गरीबी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है? अब इसे लगता है कि स्पेशल क्लासेस की जिंदगी बचा लेगी। काय, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। मैं किसी को कुछ समझाना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उसी वक्त मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। प्लेयर ने क्लास अवेकनिंग कंप्लीट कर ली है। हेवेंस फॉर्च्यून सिस्टम अब एक्टिवेट हो चुका है। करंट सिस्टम लेवल 1। सिस्टम एबिलिटी, हर मॉन्स्टर किल पर 100% गोल्ड ड्रॉप रेट। एक कॉमन मॉन्स्टर किल करो और मॉन्स्टर के लेवल इंटू 10 के बराबर गोल्ड पाओ। एक एलीट मॉन्स्टर किल करो और मॉन्स्टर के लेवल इंटू 50 के बराबर गोल्ड पाओ। एक बॉस मॉन्स्टर किल करो और मॉन्स्टर के लेवल इंटू 100 के बराबर गोल्ड पाओ। एक स्पेशल मॉन्स्टर किल करने पर इक्विपमेंट, स्किल बुक्स और स्पेशल क्लास स्पेसिफिक मटेरियल्स ड्रॉप होने का चांस मिलेगा। स्टार्टर पैक रिसीव हो रहा है। तुम्हें एक बेसिक फॉर्मेशन डिस्क मिला। तुम्हें 3 ब्रोकन एज्ड आयरन स्वॉर्ड्स मिली और बेसिक एरे टेक्निक ट्रायड स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी मिल गई। मेरे चेहरे पर लगभग हंसी आ ही जाती है। फॉर्मेशन डिस्क मिल गई, स्वॉर्ड्स मिल गई, स्किल्स भी मिल गई। लोग कहते हैं स्वॉर्ड एरे मास्टर पूरी दौलत जला देता है, लेकिन मेरे लिए हर मॉन्स्टर और ज्यादा गोल्ड लेकर आ रहा है। बाकी सबके लिए ये क्लास एक मनी पिट है, मेरे लिए ये एक ट्रेजर वॉल्ट है। लूना धीरे से सांस छोड़ती है। अब जब सबका अवेकनिंग कंप्लीट हो चुका है, ट्रायल रियल में एंटर करने के लिए तैयार हो जाओ। लूना अपना हाथ उठाती है और आगे की तरफ वेव करती है। हर स्टूडेंट के हाथ में एक जेड टैलिस्मन आ जाता है। ट्रायल 3 घंटे तक चलेगा। मॉन्स्टर्स को किल करने से पॉइंट्स मिलेंगे। जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम डेंजर में हो तो जेड टैलिस्मन को क्रश कर देना। तुम तुरंत ट्रायल रेल्म से बाहर आ जाओगे। ल्यूकस मेरे पास आकर रुकता है। वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को हल्का सा घुमाता है। ब्लेड पर थंडर लाइट की हल्की सी चमक दिख रही है। साफ पता चल रहा है कि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। काय, ट्रायल रेल्म में एंटर करने के बाद अच्छे से छुप जाना, इतनी जल्दी मत मर जाना। मैंने अभी तक तेरा प्रॉपरली मजाक भी नहीं उड़ाया है। तुम्हें मेरा इतना मजाक उड़ाना है? ऑब्वियसली, ठीक है, फिर बाद में अपनी आंखें खुली रखना। ल्यूकस 1 सेकंड के लिए रुकता है, फिर उसकी स्माइल और भी ज्यादा मजाक उड़ाने वाली हो जाती है। एक्टिंग करने में तुम काफी अच्छे हो। देखते हैं स्वॉर्ड अरे बनाने के लिए तुम्हारे पास होता क्या है। अगले ही पल टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट हो जाता है। तेज लाइट पूरे हॉल को निगल लेती है। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो मैं ट्रायल रेल्म के अंदर एक बहुत बड़े खुले वेस्टलैंड के बीच खड़ा होता हूँ। दूर दूर तक छोटी पहाड़ियां दिख रही हैं। मेरे आसपास घास और झाड़ियां हवा में हिल रही हैं। हवा में हल्की सी स्पिरिट एनर्जी महसूस हो रही है। कभी कभी आसपास के पेड़ों के बीच से मॉन्स्टर्स की धीमी ग्राउल सुनाई देती है। स्टूडेंट्स तुरंत टीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। हर तरफ आवाजें गूंजने लगती हैं। हमारी टीम को एंड शील्ड गार्डियन चाहिए। किसी के पास हीलर है? मेजेस इधर आ जाओ, स्वॉर्ड्समैन को प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन कोई भी मुझे नहीं बुलाता। किसी को भी अपनी टीम में मेरी जरूरत नहीं है। उनकी नजर में ये गरीब स्वॉर्ड अरे मास्टर सिर्फ एक बर्डन है। मैं मुड़कर रेल्म के एज की तरफ चल पड़ता हूँ। मुझे टीममेट्स की जरूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ मॉन्स्टर्स चाहिए। जितने ज्यादा उतना अच्छा, क्योंकि मेरे लिए हर मॉन्स्टर चलती फिरती गोल्ड की एक बोरी है। मैं अभी ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि मेरे सामने घास अचानक जोर से हिलती है। एक कमर तक ऊंचा ग्रे फर वाला क्रीचर बाहर कूद पड़ता है। मॉन्स्टर क्लास कॉमन। जैसे ही वो मुझे देखता है, तेज चीखता है और सीधा मेरी तरफ जंप करता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। एक ग्रे शैडो जमीन पर फ्लैश करती है और अगले ही पल वो मेरे बिल्कुल सामने होता है। उसका बदबूदार पंजा सीधा मेरे गले की तरफ आता है। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटता। मैं बस अपना राइट हैंड उठाता हूँ और बोलता हूँ, ट्रायड ब्लेड्स सप्रेस एंड किल। हल्की सी हमिंग आवाज गूंजती है। मेरे पीछे से एक साथ 3 ब्रोकन एज्ड आयरन स्वॉर्ड्स बाहर निकल आती हैं। उनकी ब्लेड्स चिप्ड और पुरानी हैं, लेकिन इस पल वो बर्फ जैसी ठंडी चमक से जगमगाने लगती हैं। पहली स्वॉर्ड साइड से स्लैश करती है और मिस ट्रैट के सर के ऊपर की जगह सील कर देती है। दूसरी स्वॉर्ड नीचे से उसकी लेग्स की तरफ कट करती है। तीसरी स्वॉर्ड सीधा आगे थ्रस्ट करती है और उसके भागने का रास्ता पूरी तरह बंद कर देती है। तीनों स्वॉर्ड्स हिट करने से पहले ही मिस ट्रैट के आसपास की ग्रे मिस्ट स्वॉर्ड एनर्जी से चीर दी जाती है। उसे डेंजर का एहसास हो जाता है। वो जोर से चीखता है और मुड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं अपनी मुट्ठी बंद करता हूँ और बोलता हूँ, कन्वर्ज। एक जोर की आवाज के साथ तीनों स्वॉर्ड्स एक साथ आगे शूट करती हैं, बिल्कुल फुल पावर से छोड़े गए क्रॉसबो बोल्ट्स की तरह, और 3 अलग अलग डायरेक्शन से मिस ट्रैट के बॉडी को एक साथ चीर देती हैं। पहली स्वॉर्ड उसके स्कल को आर पार कर देती है। दूसरी उसकी स्पाइन काट देती है। तीसरी सीधा उसके हार्ट को पियर्स कर देती है। गीली सी क्रंच की आवाज के साथ मिस ट्रैट हवा में ही स्वॉर्ड्स पर लटक जाता है। उसकी बॉडी जोर जोर से तड़पती है। अगले ही पल स्वॉर्ड्स की एनर्जी फट पड़ती है। उसकी पूरी बॉडी टुकड़ों में
टूटकर ग्रे लाइट के क्लाउड में बदल जाती है। किल कंफर्म्ड, लेवल 1 मिसट्रैट, कॉमन मॉन्स्टर, गोल्ड अर्न्ड 10 गोल्ड, करंट गोल्ड 10 गोल्ड। मेरी आंखें चमक उठती हैं। सच में गोल्ड ड्रॉप हुआ, असली गोल्ड। लेकिन कॉइन जमीन पर नहीं गिरते, वो सीधा स्टोरेज सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब मेरे अलावा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जान सकता कि मैं गोल्ड अर्न कर रहा हूँ। मैं एक पल के लिए शॉक हो जाता हूँ। ये सबसे लो टियर मॉन्स्टर था और इसने मुझे सीधा 10 गोल्ड कॉइन्स दे दिए। 10 गोल्ड कॉइन्स। पूरा दिन आर्काइव में स्क्रॉल्स कॉपी करने पर मुझे सिर्फ 15 कॉपर कॉइन्स मिलते थे और अब एक सबसे वीक मॉन्स्टर ने मुझे सीधा 10 गोल्ड कॉइन्स दे दिए। इतना पैसा कमाने के लिए मुझे कितने दिन तक स्क्रॉल्स कॉपी करने पड़ते? मैं अपनी पाम में रखे फॉर्मेशन डिस्क की तरफ देखता हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये मॉन्स्टर्स नहीं है, ये मेरी जिंदगी की पहली असली फॉर्चून है। दूर से और भी मिस्ट्रैट्स आवाज सुनकर बाहर निकलने लगते हैं। मैं अपना सर उठाता हूँ। आ जाओ, आज कोई भी बचकर नहीं भागेगा। आधा घंटा बाद एरिया का एक भी मिस्ट्रैट जिंदा नहीं बचता। मैं सबको खत्म कर देता हूँ। मेरा लेवल बढ़कर 2 हो जाता है। स्पिरिट +3, एजिलिटी +1। मुझे 2 फ्री स्टार्ट पॉइंट्स मिलते हैं। मैं दोनों पॉइंट्स बिना सोचे सीधा स्पिरिट में डाल देता हूँ। स्वॉर्ड एरे मास्टर के लिए स्पिरिट ही सब कुछ होता है। जितना ज्यादा स्पिरिट होगा उतनी ही ज्यादा स्वॉर्ड्स में एक साथ कंट्रोल कर पाऊंगा और स्वॉर्ड एरे भी उतना ही स्टेबल होगा। स्टार्ट पॉइंट्स ऐड होते ही 3 ब्रोकन एज्ड आयरन स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करना पहले से काफी आसान लगने लगता है। मैं अब और मॉन्स्टर्स ढूंढने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि पास से एक तेज चीख सुनाई देती है। हेल्प! वहाँ एक एलीट मॉन्स्टर है, भागो! मैं ऊपर देखता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स पेड़ों के बीच से भागते हुए बाहर निकलते हैं। सब बुरी तरह घबराए हुए हैं। उनके पीछे एक बछड़े जितना बड़ा काला रैट फुल स्पीड से चार्ज करता आ रहा है। वो बेहद सैवेज है, बिल्कुल खूंखार। उसकी खोपड़ी के ऊपर एक आयरन ग्रे हॉर्न निकला हुआ है। हर कदम के साथ उसके क्लॉज जमीन पर जोर से पड़ते हैं और घास को कुचल देते हैं। आयरन हॉर्न रैट, लेवल 3 एलीट मॉन्स्टर। मेरी आंखें चमक उठती हैं। लेवल 3 एलीट, 150 गोल्ड और मटेरियल्स ड्रॉप होने का चांस भी। ये डेंजर नहीं है, ये तो चलती फिरती गोल्ड की बोरी है। स्टूडेंट्स पूरी स्पीड से भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की की लेग इंजर्ड है। वो सबसे पीछे रह जाती है। वो घबराहट में अपनी कमर पर जेड टैलिस्मैन ढूंढती है, लेकिन वो गायब है। आयरन हॉर्न रैट अब उसके बिल्कुल पीछे पहुंच चुका है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। नहीं! मैं तुरंत अपना हाथ उठाता हूँ। 3 ब्रोकन एज्ड आयरन स्वॉर्ड्स हवा को चीरते हुए निकल पड़ती हैं। एक तेज हमिंग आवाज गूंजती है। तीनों स्वॉर्ड्स जाकर उस लड़की के सामने लैंड करती हैं। स्वॉर्ड एरे एक पल में एक्टिवेट हो जाता है। आयरन हॉर्न रैट सीधा उस एरे से टकरा जाता है, लेकिन जब ब्लेड लाइट उसकी बॉडी से टकराती है तो सिर्फ चिंगारियां निकलती हैं। मैं हल्की सी भौं चढ़ा देता हूँ। एलीट मॉन्स्टर की आर्मर वाकई काफी स्ट्रॉन्ग है। आयरन हॉर्न रैट अटैक की चुभन से थोड़ा पीछे हटता है और तुरंत अपना सर मेरी तरफ घुमाता है। अगले ही पल वो उस लड़की को इग्नोर करके सीधा मेरी तरफ चार्ज कर देता है। लड़की घबराकर चिल्लाती है, संभल के! मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मैं अपनी स्पिरिट एनर्जी सीधा फॉर्मेशन डिस्क में डाल देता हूँ। तीनों स्वॉर्ड्स एक साथ कांप उठती हैं। ट्रायड कन्वर्ज। तीनों स्वॉर्ड्स की ब्लेड लाइट हवा में मिलकर एक बड़ी आईसी ब्लेड बना लेती है। जैसे ही आयरन हॉर्न रैट मेरे पास पहुंचता है, मैं साइड में मुड़कर उसके हॉर्न को डॉज करता हूँ और उसी मूवमेंट में अपना हाथ नीचे दबा देता हूँ। आईसी ब्लेड सीधा उसकी आई सॉकेट में घुस जाती है। आयरन हॉर्न रैट दर्द से चीखता है और लड़खड़ाकर गिर पड़ता है। मैं उसे वापस अटैक करने का एक भी चांस नहीं देता। ट्रिपल स्लैश। ब्लेड लाइट के 3 अटैक्स लगातार उस पर गिरते हैं। आखिरी स्लैश सीधा उसका गला काट देता है। आयरन हॉर्न रैट की बड़ी बॉडी जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिरती है। धम! जमीन हल्की सी हिल जाती है। शॉकवेव आसपास की घास को झुका देती है। उसका आयरन ग्रे हॉर्न जमीन में धंसा रहता है और ठंडी चमक छोड़ रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स बाद आयरन हॉर्न रैट की बॉडी ग्रे लाइट में बदलकर धीरे धीरे गायब होने लगती है। लाइट खत्म होने के बाद जमीन पर सिर्फ उसका बिल्कुल सही सलामत आयरन ग्रे हॉर्न बचा रहता है। उसी वक्त एक हल्की सी नोटिफिकेशन की आवाज आती है। सिर्फ मुझे दिखने वाला सिस्टम नोटिफिकेशन मेरे सामने आ जाता है। किल कंफर्म्ड, लेवल 3 आयरन हॉर्न रैट, एलीट मॉन्स्टर, गोल्ड अर्न्ड 150, मटेरियल डिटेक्टेड, आयरन हॉर्न रैट हॉर्न * 1 कलेक्ट किया जा सकता है, करंट गोल्ड 470। मैं झुककर हॉर्न को उठाता हूँ और सीधा सिस्टम स्टोरेज में रख देता हूँ। और जो 150 गोल्ड मिला था वो तो पहले ही चुपचाप सिस्टम स्टोरेज में चला गया था, बिना किसी को पता चल। मेरे हाथ में पकड़ा फॉर्मेशन डिस्क अभी भी गर्म है। 3 ब्रोकन एज्ड आयरन स्वॉर्ड्स मेरे पास हवा में तैर रही हैं। उन पर आयरन हॉर्न रैट का ग्रे ब्लड लगा हुआ है। वो अब भी पुरानी और घिसी हुई लगती हैं, लेकिन अब मुझे वो पहले से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने मेरे लिए 150 गोल्ड कमा कर दिए। जिस लड़की को मैंने बचाया था वो अभी भी जमीन पर बैठी हुई है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका है। आयरन हॉर्न रैट के क्लॉ ने उसकी राइट लेग पर गहरा घाव कर दिया है। खून धीरे धीरे उसकी काफ से बह रहा है। फिर भी लगता है जैसे वो दर्द को भूल ही गई हो। वो बस मुझे हैरानी से देखती रहती है और पूछती है, क्या तुम सच में स्वॉर्ड एरे मास्टर हो? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। अवेकनिंग स्टोन कब से लोगों से झूठ बोलने लगा। वो अपना मुंह खोलती है लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसका नाम रिया है। मुझे याद है एकेडमी में वो बहुत कम बोलती है। उसकी फैमिली भी ज्यादा अमीर नहीं है। उसने अभी अभी वुड स्पिरिट समनर अवेकन किया है। अर्ली कॉम्बैट में वुड स्पिरिट समनर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन उसके पास हीलिंग और सपोर्ट एबिलिटीज होती हैं। ओवरऑल ये एक अच्छी क्लास है। रिया अपना सर झुकाकर कमर से एक लीफ शेप्ड स्पिरिट टैलिस्मन निकालती है। वो उसे अपने घाव पर रख देती है। हल्की सी ग्रीन लाइट चमकने लगती है। धीरे धीरे ब्लीडिंग रुक जाती है। वो अपने होठ दबाकर धीरे से बोलती है, थैंक यू। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वो आयरन हॉर्न रैट पहले से ही मेरा टारगेट था, चाहे मैं उसे बचाता या नहीं। मैं उस मॉन्स्टर को वैसे भी बचकर जाने नहीं देता, लेकिन ये बात मैं बोलकर नहीं बताता। उसी
उसी वक्त पेड़ों के बीच से फुटस्टेप्स की आवाज आती है और ये सिर्फ एक इंसान की नहीं है। फुटस्टेप्स और करीब आने लगते हैं, साथ ही कुछ लोगों की हंसी भी सुनाई देती है। रिया का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। मैं ऊपर देखता हूँ, पेड़ों के नीचे से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। सबसे आगे ल्यूकस चल रहा है। उसके कपड़े अभी भी बिल्कुल साफ हैं और उसके हाथ में एक लॉन्ग स्वॉर्ड है। ब्लेड पर हल्की हल्की थंडर लाइट दौड़ रही है। साफ दिख रहा है कि ये स्वॉर्ड वाकई पावरफुल है। मेरी 3 रस्टेड और चिप्ड आयरन स्वॉर्ड्स के सामने उसकी स्वॉर्ड सच में किसी ट्रेजर जैसी लग रही है। ल्यूकस के पीछे एक शील्ड गार्डियन, 2 स्वॉर्ड्समैन, एक मेज और एक अप्रेंटिस हीलर खड़े हैं। किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी है। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने आयरन हॉर्न रैट का सामना सीधा कभी नहीं किया है। ल्यूकस पहले जमीन पर बची हुई ग्रे लाइट को देखता है, फिर मेरे पास हवा में तैरती 3 ब्रोकन एज आयरन स्वॉर्ड्स को। आखिर में उसकी नजर उस जगह पर टिक जाती है जहां से मैंने अभी हॉर्न कलेक्ट किया था। उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त हो जाता है। काई, क्या तुमने ये आयरन हॉर्न रैट किल किया है? मैं अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए जवाब देता हूँ। क्या हुआ? तुम्हें लगता है ये खुद ही थक कर मर गया? ल्यूकस की आंखों में ठंडी चमक उभर आती है। उसके पीछे खड़ा एक आदमी आगे बढ़ता है। काई, यंग मास्टर ल्यूकस से बात करते वक्त अपनी जुबान संभाल कर। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैंने कभी उसका नाम जानने की जरूरत नहीं समझी और अब भी नहीं समझता। ल्यूकस हाथ उठाकर उसे रोक देता है। वो तुरंत कुछ नहीं बोलता, बस हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन उस स्माइल में बिल्कुल भी मजाक नहीं है। काई, इस आयरन हॉर्न रैट को सबसे पहले हमने देखा था। तुम बस लकी थे और बीच में आ गए। चलो एक डील करते हैं। किल पॉइंट्स तुम रख लो, बस हॉर्न मुझे दे दो। रिया का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो बिना देर किए बोल पड़ती है, ल्यूकस, ये झूठ है। ये आयरन हॉर्न रैट शुरू से हमारा पीछा कर रहा था। अगर काई टाइम पर नहीं आता तो मैं अब तक मर चुकी होती। उसने इसे अकेला खुद किल किया है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ल्यूकस के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। वो रिया को ठंडी नजर से घूरता है। क्या मैंने तुमसे तुम्हारी ओपिनियन मांगी थी? जुबान संभाल कर बात करो। रिया की सांस एक पल के लिए रुक जाती है। ल्यूकस के पास खड़ा शील्ड गार्डियन एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी हैवी आयरन शील्ड जोर से जमीन पर टकराती है। धम, जमीन हल्की सी कांप उठती है। शॉक वेव आसपास की घास को झुका देती है। ये खुली धमकी थी। रिया की उंगलियां कस जाती हैं। उसका चेहरा और भी सफेद पड़ जाता है। वो पहले ही इंजर्ड है। अगर यहाँ सच में फाइट शुरू हो गई तो वो सिर्फ मेरी स्पीड कम करेगी, इसीलिए वो चुप रह जाती है। लेकिन ल्यूकस को देखने का उसका तरीका बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। उसकी आंखों में साफ गुस्सा दिख रहा है। मैं ल्यूकस की तरफ देखता हूँ। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ जाती है। ल्यूकस, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि जैसे ही तुम किसी चीज पर हक जताओ वो चीज तुम्हारी हो जाती है? काई, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। तुम बस एक गरीब नोबडी हो। बस एक एलीट मॉन्स्टर किल करने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल गई। और वैसे भी इस हॉर्न जैसा मटेरियल तुम्हारे हाथ में वेस्ट ही होगा। मुझे दे दो, मैं इसे तुम्हारा मुझ पर एक फेवर मान लूंगा। ये सुनकर मेरी हंसी निकलते निकलते रह गई। ये मुझे लूट भी रहा है और ऊपर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इसका शुक्रिया भी करूं। इस नोबल फैमिली का घमंड सच में आयरन हॉर्न रैट की स्किन से भी ज्यादा मोटा है। मैं सीधा जवाब देता हूँ, नहीं। आसपास की हवा एकदम खामोश हो जाती है। ल्यूकस के पीछे खड़े सब लोगों के एक्सप्रेशंस एक साथ बदल जाते हैं। उनमें से एक स्वॉर्ड्समैन तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। काई, अपनी किस्मत को इतना मत आजमाओ। इस बार ल्यूकस उसे नहीं रोकता। वो बस मुझे घूरता रहता है। उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। काई, क्या तुम भूल गए कि मेरी क्लास क्या है? वो धीरे से अपनी कमर पर लटकी लॉन्ग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। थंडर रून स्वॉर्ड धीरे धीरे साया से बाहर आती है। ब्लेड पर ब्लू व्हाइट थंडर क्रैकल करने लगती है। उसकी ग्लो आसपास की घास पर भी ठंडी सी चमक डाल रही है। थंडर रून स्वॉर्ड, लो टियर इक्विपमेंट, माइनर थंडर टाइप डैमेज ऐड करता है। मेरे सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। मेरी नजर हल्की सी बदलती है। बुरा नहीं है, ये मेरी 3 ब्रोकन एज आयरन स्वॉर्ड से काफी ज्यादा पावरफुल है। लूकस नोटिस करता है कि मैं उसकी स्वॉर्ड को देख रहा हूँ। वो समझता है कि मैं डर गया हूँ। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। देखा, इसे कहते हैं असली स्वॉर्ड। तुम्हारे पास तैरते हुए वो 3 रस्टेड कबाड़ नहीं। आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी हंसने लगते हैं। यंग मास्टर लूकस की स्वॉर्ड की प्राइस कम से कम 300 गोल्ड है। 300! कई अपनी पूरी लाइफ में भी इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता। कई की वो 3 ब्रोकन स्वॉर्ड्स तो बस स्क्रैप मेटल हैं। तीनों को मिलाकर भी शायद 3 सिल्वर कॉइंस की नहीं होंगी। एक स्वॉर्ड एरे मास्टर बिना अच्छी स्वॉर्ड्स के बिल्कुल बेकार होता है। मैं उनसे बहस नहीं करता क्योंकि उनकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। अच्छी स्वॉर्ड्स के बिना स्वॉर्ड एरे मास्टर वाकई वीक होता है। लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं, एरे सिर्फ स्वॉर्ड से नहीं, एरे उस इंसान से बनता है जो उन्हें कंट्रोल करता है। मैं अपना हाथ उठाता हूँ। 3 ब्रोकन एज आयरन स्वॉर्ड्स धीरे धीरे हवा में उठ जाती हैं। हर तरफ से रस्ट लगी हुई, चिप्ड और क्रैक्ड। उन्हें देखकर कोई भी कहेगा कि ये बेचारी स्वॉर्ड्स हैं। लेकिन जैसे ही रिया उन्हें उठते हुए देखती है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था। यही 3 स्वॉर्ड्स आयरन हॉर्न रैट को किल कर चुकी हैं। वो जानती है ये असल में क्या कर सकती हैं। लूकस बस मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या तुम सच में मेरे साथ फाइट करने का सोच रहे हो? मैं उसकी तरफ देखकर जवाब देता हूँ, लूटने की कोशिश तो तुम ही कर रहे थे। अगर चाहिए तो आकर ले लो। लूकस की आंखों में ठंडी चमक उभर आती है। तुम खुद अपनी मौत बुला रहे हो। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही वो सीधा मेरी तरफ डैश करता है। स्वॉर्ड एनर्जी उसके पैरों के नीचे की घास को उड़ा देती है। एक पल में वो मेरे बिल्कुल सामने आ जाता है। थंडर रून स्वॉर्ड हवा को चीरते हुए सीधा मेरे शोल्डर की तरफ स्लैश करती है। वो बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखा रहा। अगर ये अटैक लग गया तो मेरा पूरा राइट आर्म खत्म हो जाएगा। कई संभल के, रिया घबरा कर चिल्लाती है। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटता। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ और मेरी पाम में रखा फॉर्मेशन डिस्क हल्का सा घूमता है। मैं इनकैंटेशन बोलता हूँ। तीनों ब्रोकन एज आयरन स्वॉर्ड्स तुरंत क्रॉस पोजीशन में आ जाते
जाती हैं। थंडर रून स्वॉर्ड जोर से उन पर टकराती है। ब्लू व्हाइट लाइट हर तरफ फट पड़ती है। तीनों स्वॉर्ड जोर से कांप उठती हैं। उनमें से एक ब्लेड पर तो एक पतली सी क्रैक भी आ जाती है, लेकिन लूकस का अटैक पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। आसपास की हंसी एक पल में बंद हो जाती है। जो स्वॉर्ड्समैन सबसे ज्यादा मेरा मजाक उड़ा रहा था वो शॉक में जम जाता है। उसकी आंखें फट जाती हैं। इसने ब्लॉक कर दिया। इन 3 ब्रोकन स्वॉर्ड्स ने यंग मास्टर लूकस का थंडर स्ट्राइक रोक दिया। लूकस का एक्सप्रेशन भी एक पल के लिए बदलता है, लेकिन वो तुरंत नॉर्मल होकर हंसती हुई आवाज में बोलता है, पहला अटैक रोक लिया, देखते हैं दूसरा रोक पाते हो या नहीं। वो अपनी रिस्ट घुमाता है और थंडर रून स्वॉर्ड की लाइट और भी तेज चमकने लगती है। थंडर स्लैश, एक तेज क्रैक की आवाज हवा को चीर देती है। ब्लू व्हाइट लाइट की एक स्ट्रीक सीधा मेरी चेस्ट की तरफ दौड़ती है। ये अटैक आयरन हॉर्न रैट से भी ज्यादा फास्ट है, लेकिन मेरे लिए अभी भी काफी फास्ट नहीं। मैं आधा कदम पीछे होता हूँ और अपनी उंगलियां हिलाता हूँ। मैं इनकैंटेशन बोलता हूँ। तीनों ब्रोकन स्वॉर्ड्स तुरंत अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाती है। वो डिफेंड करना पूरी तरह छोड़ देती है और सीधा अटैक मोड में चली जाती है। लूकस के आसपास 3 अलग पॉइंट्स पर जाकर रुकती है। उनकी ब्लेड लाइट उसके आसपास एक ट्रायंगल बना देती है। जैसे ही लूकस आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके पैर अचानक भारी हो जाते हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोक रही हो। उसकी मूवमेंट आधे पल के लिए स्लो हो जाती है और बस उसी आधे पल का मुझे इंतजार था। मैं चैंटिंग जारी रखता हूँ। तीनों ब्रोकन एज आयरन स्वॉर्ड्स एक साथ घूमना शुरू कर देती है। ब्लेड लाइट एक साथ 3 डायरेक्शन से लूकस पर अटैक करती है। एक उसकी रिस्ट पर, एक उसके नी के साइड पर और एक उसके शोल्डर ब्लेड पर। हर अटैक उसके गार्ड के वीकेस्ट पॉइंट को टारगेट कर रहा है। लूकस का चेहरा बदल जाता है। वो घबराकर अपनी स्वॉर्ड से अटैक्स रोकने लगता है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, चिंगारियां हर तरफ उड़ने लगती हैं। थंडर लाइट चारों तरफ फट पड़ती है। उसके हाथ की थंडर रून स्वॉर्ड वाकई बहुत पावरफुल है। मेरी ब्रोकन एज आयरन स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल, इसमें कोई शक नहीं। हर क्लैश के साथ मेरी स्वॉर्ड जोर से कांप उठती है, लेकिन मेरे पास 3 स्वॉर्ड्स हैं और उसके पास सिर्फ एक। वो सामने का अटैक रोक सकता है, लेकिन साइड का नहीं। और अगर साइड बचाता है तो सामने और पीछे दोनों खुल जाते हैं। सिर्फ कुछ ही पलों में ब्लेड लाइट उसकी स्लीव को काट देती है। उसके शोल्डर पर एक नया घाव खुल जाता है। खून धीरे धीरे बहने लगता है और उसके पहले से बिल्कुल साफ रोब्स को लाल कर देता है। लूकस का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है, सिर्फ घाव की वजह से नहीं बल्कि बेइज्जती की वजह से। वो ग्रेसन फैमिली का प्राउड यंग मास्टर है, एक रेयर क्लास थंडर रून सोर्ड्समैन, और फिर भी मेरे जैसे गरीब सोर्ड एरे मास्टर से पिट रहा है, वो भी सबके सामने। वो ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। काई, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये 3 ब्रोकन सोर्ड्स मुझे हरा देंगी? वो अपनी सोर्ड को दोनों हाथों से पकड़ देता है। थंडर रून सोर्ड की लाइट अचानक बहुत तेज हो जाती है। ब्लेड पर ब्लू व्हाइट थंडर रून्स चमक उठती हैं। हवा में हल्की सी क्रैकलिंग आवाज भर जाती है। रिया का चेहरा बदल जाता है। ये थंडर रून फॉर्मेशन है। ये वेपन्स और एरेज दोनों को तोड़ने के लिए बनी है। काई, पीछे हटो। लूकस के होठों पर मुस्कान आ जाती है। बहुत देर हो चुकी है। वो अपनी सोर्ड पूरी ताकत से नीचे गिरा देता है। धड़ाम, थंडर से भरी शॉक वेव ब्लेड से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। मेरी तीनों ब्रोकन एज्ड आयरन सोर्ड्स एक साथ जोर से कांप उठती हैं। सोर्ड एरे की लाइट धीरे धीरे टूटने लगती है। अगले ही पल तीनों सोर्ड जोर से उछलकर अलग अलग डायरेक्शंस में उड़ जाती हैं। उनमें से एक सीधा पास के पेड़ के ट्रंक में जाकर घुस जाती है। ब्लेड बुरी तरह कांप रही है और उस पर क्रैक लगभग हिल्ट तक पहुंच चुकी है। सोर्ड एरे टूट चुका है। लूकस इसी मौके का फायदा उठाता है और सीधा मेरी तरफ चार्ज करता है। उसकी आंखों में सिर्फ मार देने का इरादा है। खत्म हो गया। वो थंडर रून सोर्ड को सीधा मेरी चेस्ट की तरफ घुसा देता है। अटैक बहुत फास्ट और बिल्कुल रूथलेस है। पास खड़े कई स्टूडेंट्स के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। रिया अपनी इंजर्ड लेग के बावजूद उठने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द की वजह से लड़खड़ा जाती है। लेकिन मैं बिल्कुल पैनिक नहीं करता, क्योंकि मैं शुरू से इसी पल का इंतजार कर रहा था। लूकस को लगता है मेरी सोर्ड्स उड़ा देने के बाद वो जीत चुका है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जो आयरन हॉर्न रैट हॉर्न मैंने अभी कलेक्ट किया था, वही मेरी एरे को रीइंफोर्स करने के लिए परफेक्ट मटेरियल है। मेरे दिमाग में ख्याल आता है और आयरन हॉर्न ग्रे लाइट में बदलकर फॉर्मेशन डिस्क के अंदर समा जाता है। जो डिस्क अब तक बिल्कुल फीका था, वो अचानक चमक उठता है। दूर गिरी हुई मेरी तीनों ब्रोकन एज्ड आयरन सोर्ड्स एक साथ गूंजने लगती हैं। एक गहरी हमिंग आवाज सुनाई देती है। उनकी ब्लेड्स पर आयरन ग्रे चमक फैल जाती है। जो क्रैक अभी थोड़ी देर पहले हिल्ट तक पहुंचने वाली थी, वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। सोर्ड्स पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। ट्राइएड सोर्ड फॉर्मेशन टेम्परेरीली रीइंफोर्स्ड, सक्सेस, एडेड इफेक्ट आर्मर ब्रेक। लूकस की थंडर रून सोर्ड अब मेरी चेस्ट से सिर्फ 3 फीट दूर है। जैसे ही वो फॉर्मेशन डिस्क को चमकते हुए देखता है, उसकी आंखें एकदम सिकुड़ जाती हैं। कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपना हाथ उठाकर नीचे दबा देता हूँ। ट्राइएड, कन्वर्ज। तीनों ब्रोकन एज्ड आयरन सोर्ड्स 3 अलग डायरेक्शन से हवा को चीरते हुए लौट पड़ती हैं। इस बार वो अलग अलग अटैक नहीं करती, हवा में मिलकर एक ही आयरन ग्रे ब्लेड लाइट बन जाती हैं। लूकस घबराकर अपनी सोर्ड को जल्दी से ब्लॉक के लिए उठाता है। जैसे ही ग्रे ब्लेड लाइट थंडर रून सोर्ड से टकराती है, इस बार कोई चिंगारी नहीं निकलती, सिर्फ एक तेज आवाज गूंजती है। क्रैक। लूकस के हाथ में पकड़ी थंडर रून सोर्ड बीच से टूट जाती है। उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ जाता है। इम्पॉसिबल, मेरी थंडर रून सोर्ड कैसे टूट सकती है? मैं बिल्कुल नहीं रुकता। धड़ाम, ग्रे ब्लेड लाइट सीधा उस पर गिरती है। लूकस हवा में उछलकर दूर जा गिरता है और जोर से जमीन पर टकराता है। जमीन से मिट्टी और घास हवा में उड़ जाती है। उसके पहले से साफ रोब्स पूरी तरह मिट्टी में लथपथ हो चुके हैं। एक ही पल में उसकी
उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। थंडर रून सोर्ड उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है और ब्लेड के बल जमीन में धंस जाती है। उस पर गार्ड से लेकर टिप तक एक लंबी क्रैक पड़ी हुई है। पूरी जगह एकदम खामोश हो जाती है। जो लोग कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो सब शौक में जम जाते हैं, जैसे किसी ने उनका गला पकड़ लिया हो। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। रिया भी पूरी तरह स्टन रह जाती है। वो हैरानी से मुझे देखती है, फिर जमीन पर पड़े लूकस की तरफ। एक पल के लिए उसकी सांसें भी धीमी पड़ जाती हैं। जो लोग कुछ देर पहले मुझ पर हंस रहे थे अब सब बिल्कुल चुप हैं। एक भी मुंह नहीं खुलता, क्योंकि जमीन पर पड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं, सेरियन सिटी के ग्रेसन फैमिली का यंग मास्टर लूकस है। आज ही अवेकन हुआ रेयर क्लास थंडर रून सोर्ड्समैन, उनका लीडर, वो इंसान जो कभी हारने के लिए बना ही नहीं था। वही इंसान जो कुछ देर पहले मुझसे हॉर्न छीनने की कोशिश कर रहा था और अब उसकी सॉर्ड टूट चुकी है और वो खुद जमीन पर पड़ा है। दूसरी तरफ मेरी 3 ब्रोकन आयरन सॉर्ड्स अब भी आराम से मेरे पास हवा में तैर रही हैं। वही 3 सॉर्ड्स जिनका सब मजाक उड़ा रहे थे। यकीन करना मुश्किल था, एक नोबल फैमिली का यंग मास्टर उस गरीब सॉर्ड एरे मास्टर से हार गया जिसे सब लोग बेकार समझ रहे थे। मैं आगे बढ़ता हूँ और झुककर टूटी हुई थंडर रून सॉर्ड उठा लेता हूँ। लूकस का चेहरा गुस्से और घबराहट से टेढ़ा हो जाता है। वो मुश्किल से उठने की कोशिश करता हुआ चिल्लाता है, काय, मेरी सॉर्ड को छूने की हिम्मत मत करना। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। थोड़ी देर पहले तुम ही मेरा मटेरियल छीनने आए थे, अब मैं बस उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ये ग्रेसन फैमिली की प्रॉपर्टी है, अगर तुम इसे ले गए तो ग्रेसन फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लूकस, ये ट्रायल रेल्म है, रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। फाइट में जो जीतता है लूट उसी की होती है। मैं उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, तुम मुझे हरा नहीं पाए, इसलिए अपनी हार का दोष किसी और को मत दो। लूकस का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो जवाब देना चाहता है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उसके पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। हॉर्न छीनने की कोशिश उसने की थी, पहला अटैक उसने किया था और हारा भी वही है। अब अगर वो ग्रेसन फैमिली का नाम लेकर धमकी देगा तो सिर्फ और ज्यादा बेइज्जती होगी। मैं उसकी तरफ देखना बंद कर देता हूँ और ट्रायल रेल्म के और अंदर चल पड़ता हूँ। रिया अपनी इंजर्ड लेग का दर्द सहकर मेरे पीछे चलने लगती है। वो मेरे हाथ में पकड़ी थंडर रून सॉर्ड को देखकर धीरे से पूछती है, काय, क्या तुम सच में उसकी सॉर्ड ले जा रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। क्या करूँ, वापस दे दूं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से ये बात भूलने वाला है। वो भूलता है या नहीं वो उसका प्रॉब्लम है और अपनी जीती हुई लूट लेना मेरा। रिया कुछ देर चुप रहती है, फिर हल्की सी हाँ में सिर हिला देती है। काफी दूर चलने के बाद जब पक्का हो गया कि लूकस और उसकी टीम हमारा पीछा नहीं कर रही, मैं एक पुराने बड़े पेड़ के पीछे रुक जाता हूँ। मैं अपने हाथ में पकड़ी टूटी हुई थंडर रून सॉर्ड को देखता हूँ। अगले ही पल मेरे सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिसमेंटल इक्विपमेंट डिटेक्टेड, ब्रोकन थंडर रून सॉर्ड। डिसमेंटल करने पर 100 गोल्ड और थंडर रून आयरन इंटू 2 मिलेगा। मेरी आंखें चमक उठती हैं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहता था, लेकिन पता चला लूकस की सॉर्ड को तोड़कर गोल्ड भी मिल सकता है। मैं अपने मन में जवाब देता हूँ, डिसमेंटल। डिसमेंटलिंग सक्सेसफुल, गोल्ड अर्न्ड 100। टूटी हुई सॉर्ड मेरे हाथ में ही लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलकर गायब हो जाती है। बस 2 अंगूठे जितने ब्लू ग्रे मेटल के टुकड़े बचते हैं। उनकी सरफेस पर हल्की हल्की थंडर रून्स चमक रही हैं। ये वही मटेरियल है जो मेरी सॉर्ड्स को रीइंफोर्स करने के लिए चाहिए था। रिया पास ही खड़ी सब कुछ देख रही है। वो सॉर्ड को हवा में गायब होते देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। सॉर्ड गई कहाँ? मैं बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता हूँ, वो पहले ही बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। रिया को मेरी बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो इतनी समझदार है कि और सवाल नहीं करती। उसी वक्त पेड़ों के अंदर से कुछ हरकत होती है। हल्की सी घर्राहट भरी आवाजें सुनाई देती हैं। मिस्ट रैट से ज्यादा खतरनाक और आयरन हॉर्न रैट से कहीं ज्यादा संख्या में। मैं ऊपर देखता हूँ, पेड़ों के बीच कुछ शैडोज हिलती हुई नजर आती हैं। कई जगह घास दबती जा रही है, जैसे कई क्रीचर्स जमीन से चिपककर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हों। उनका शेप वुल्स जैसा है, लेकिन और भी पतला और डरावना। उनकी पीठ बुरी तरह टेढ़ी है, लिम्स लंबे हैं और जॉइंट्स अजीब एंगल पर मुड़े हुए हैं। उनकी आंखें अजीब सी ग्रीन लाइट से चमक रही हैं। सबसे खतरनाक उनके फ्रंट क्लॉज हैं, लगभग 6 इंच लंबे। उनके टिप्स पर डार्क ग्रीन पॉइजन चमक रहा है। जब भी कोई क्लॉज जमीन को छूता है, घास तुरंत मुरझाकर काली पड़ जाती है। रॉट क्लॉ बीस्ट, लेवल 3 कॉमन मॉन्स्टर। सिर्फ एक नहीं, कम से कम 7 या 8 है। रिया का चेहरा बदल जाता है। रॉट क्लॉ बीस्ट पैक, ये बहुत फास्ट होते हैं। इनके क्लॉज में पॉइजन होता है। एक स्क्रैच भी लग गया तो पॉइजन सीधा ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है। हमें इनके पास से घूम कर निकलना चाहिए। मैं उन मॉन्स्टर्स को देखता हूँ जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी आंखें और भी चमक उठती हैं। लेवल 3 कॉमन मॉन्स्टर्स, हर एक पर 30 गोल्ड। 8 हुए तो सीधा 240 गोल्ड। बाकी सबके लिए ये मॉन्स्टर पैक है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ सोने का ढेर है और सब खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटता। मैं अपनी 3 ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स निकालता हूँ और डिसमेंटल की हुई सोर्ड से मिले थंडर रून आयरन के दोनों पीसेस अपने मुट्ठी में पकड़ लेता हूँ। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत सामने आ जाता है, रीइंफोर्समेंट मटेरियल डिटेक्टेड, थंडर रून आयरन ×2। दोनों मटेरियल्स कंज्यूम करके ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स को रीइंफोर्स किया जा सकता है। मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। मैं तुरंत जवाब देता हूँ, यस। अगले ही पल थंडर रून आयरन के दोनों टुकड़े ब्लू ग्रे लाइट में बदलकर 2 ब्रोकन एज आयरन सोर्ड्स के अंदर समा जाते हैं। हल्की सी हमिंग आवाज गूंजती है। दोनों ब्लेड्स धीरे से कांप उठती हैं। उनकी एजेस बदलने लगती हैं। जो रस्ट उन्हें पूरी तरह ढके हुए थी वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। गहरी क्रैक्स
अटैक्स की जगह हल्की सी थंडर रून्स उभर आती हैं। ब्लेड्स की स्पाइन भी बदल जाती है, उन पर 2 पतली ब्लू व्हाइट लाइंस चमकने लगती हैं। ये अभी भी किसी मास्टरवर्क सोर्ड के बराबर नहीं है, लेकिन पहले के रस्टेड स्क्रैप के मुकाबले में ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल। अब तुम्हारे पास 2 थंडर आयरन सोर्ड्स हैं। रिया हैरानी से उन सोर्ड्स को देखती रह जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही कि ये घिसी पिटी सोर्ड्स इतनी अचानक कैसे बदल गई। आखिर में उसे सब समझ आ जाता है। लूकस की थंडर रून सोर्ड बेकार में नहीं टूटी थी। रिया चुप हो जाती है। अब उसे एहसास होता है लूकस ने सिर्फ अपनी सोर्ड नहीं हारी, उसने अपनी ही स्ट्रेंथ अपने हाथों से मुझे दे दी। मैं अपना हाथ उठाता हूँ। 2 थंडर आयरन सोर्ड्स मेरी लेफ्ट साइड हवा में तैरने लगती हैं। उनकी ब्लेड्स पर हल्की हल्की थंडर रून्स चमक रही हैं और धीमी सी हमिंग आवाज आ रही है। एक बची हुई ब्रोकन एज आयरन सोर्ड मेरी राइट साइड हवा में तैर रही है। मेरे हाथ में फॉर्मेशन डिस्क धीरे धीरे घूम रहा है। पेड़ों के बीच रॉट क्लॉ बीस्ट पैक ने हमें पूरी तरह घेर लिया है, लेकिन वो तुरंत अटैक नहीं करते। वो अपनी पीठ झुकाकर धीरे धीरे हमारे आसपास घूमते रहते हैं। उनकी ईयरी ग्रीन आंखें बस मुझ और रिया पर टिकी हुई हैं। उनके गले से धीमी घर्राहट की आवाज निकल रही है। उनमें से एक रॉट क्लॉ बीस्ट अपना फ्रंट क्लॉ उठाता है और पास के पेड़ की जड़ पर हल्का सा घिस देता है। तुरंत लकड़ी पर 3 जले हुए क्लॉ मार्क्स बन जाते हैं। रिया अपने स्टाफ को और कसकर पकड़ लेती है। कई क्या हम सच में यहाँ से नहीं जा रहे? मैं मॉन्स्टर पैक की तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। जाऊं? इतना सारा गोल्ड खुद चलकर मेरे पास आ रहा है, मैं क्यों जाऊंगा? मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही सबसे आगे वाला रॉट क्लॉ बीस्ट झुकता है, अपनी पिछली टांगों से जोर लगाता है और तीर की तरह मेरी तरफ शूट करता है। उसका जहरीला क्लॉ सीधा मेरे गले की तरफ आता है। मैं उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। तीनों सोर्ड्स एक साथ गूंजने लगती हैं। ट्रायड सोर्ड फॉर्मेशन। हल्की सी हमिंग आवाज गूंजती है। 2 थंडर आयरन सोर्ड्स सबसे पहले हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं। उनकी ब्लेड्स पर ब्लू व्हाइट थंडर रून्स चमक उठती हैं। अगले ही पल ब्लेड लाइट फ्लैश करती है और सीधा रॉट क्लॉ बीस्ट के जहरीले फ्रंट क्लॉस की तरफ स्लैश करती है। उसी वक्त अजूर क्लाउड एकेडमी के हॉल ऑफ क्लास अवेकनिंग में हवा में एक बहुत बड़ा स्कोरबोर्ड तैर रहा है, जो सबके रैंकिंग्स को रियल टाइम में दिखा रहा है। सबसे ऊपर अभी भी लूकस का नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट प्लेस लूकस, स्कोर 190। सेकंड प्लेस शियाओ वान, स्कोर 130। थर्ड प्लेस चेनवा, स्कोर 110। और मेरा नाम कुछ ही देर पहले तक टॉप 10 के बाहर था, लेकिन इसी पर लीडर बोर्ड अचानक हिलने लगता है। मेरा नाम बहुत तेज स्पीड से ऊपर चढ़ने लगता है। 9th प्लेस कई, स्कोर 140। 5th प्लेस कई, स्कोर 230। सेकंड प्लेस कई, स्कोर 380। लीडर बोर्ड दोबारा रिफ्रेश होता है। इस बार फर्स्ट प्लेस कई, स्कोर 510। पूरा हॉल एक पल में खामोश हो जाता है। प्रोफेसर एडम तुरंत सिर उठाकर देखते हैं। लूना भी वहीं जम जाती है। एक इंस्ट्रक्टर हैरानी से बोल पड़ता है, कई का स्कोर इतनी तेज स्पीड से कैसे बढ़ रहा है? उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि लीडर बोर्ड फिर से बदल जाता है। फर्स्ट प्लेस कई, स्कोर 570। सेकंड प्लेस लूकस, स्कोर 190। थर्ड प्लेस शियाओ बान, स्कोर 130। इस पल पूरा हॉल बिल्कुल चुप हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता, कोई हंसता भी नहीं। सबकी नजर सिर्फ लीडर बोर्ड के सबसे ऊपर लिखे एक नाम पर टिक जाती है। सिर्फ 3 घंटे पहले यही लोग कह रहे थे कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। मुझे एक गरीब नोबडी बोल रहे थे। कह रहे थे कि मुझे स्वॉर्ड एरे चूज करने का कोई हक नहीं था, और ये भी कह रहे थे कि मैं ट्रायल रेल्म में 30 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और अब मैं फर्स्ट प्लेस पर बैठा हूँ। लूकस सेकंड प्लेस पर है। मेरा स्कोर सिर्फ उससे आगे नहीं, बल्कि उसके स्कोर से लगभग 3 गुना ज्यादा है। प्रोफेसर एडम स्कोर बोर्ड के नीचे खड़े हैं। उनके चेहरे का रंग कभी सफेद पड़ रहा है, कभी लाल। उनके अपने ही शब्द सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे अभी भी पूरे हॉल में गूंज रहे हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड पर लिखा हुआ वो एक नाम हर आर्ग्यूमेंट से ज्यादा जोर से बोल रहा है। ये साबित कर रहा है कि वो गलत थे। लूना की आंखों में हल्की सी चमक आती है। वो स्कोर बोर्ड के सबसे ऊपर लिखे नाम को देखती है और धीरे से बोलती है, काय तुम अंदर आखिरकार कर क्या रहे हो? ट्रायल रेल्म के अंदर जैसे ही पहला रॉट क्लॉ बीस्ट मेरी तरफ जंप करता है, मैं पहले ही अपना हाथ उठा चुका होता हूँ। 2 थंडर आयरन सोर्ड्स मेरी दोनों तरफ हवा में तैर रही होती हैं। उनकी थंडर रून्स हल्की सी चमक रही होती हैं और धीमी हमिंग आवाज कर रही होती हैं। आखिरी ब्रोकन एज्ड आयरन सॉर्ड मेरे सामने गार्ड की तरह खड़ी होती है। तीनों सॉर्ड्स मिलकर एक ट्रायंगल बना लेती हैं। मेरे हाथ में फॉर्मेशन डिस्क धीरे धीरे गर्म होने लगता है। रॉट क्लॉ बीस्ट की ईयरी ग्रीन आंखें बिना पलक झपकाई सिर्फ मुझे घूर रही हैं। वो अभी अभी झाड़ियों से बाहर निकला है। उसके पीछे कटते हुए पत्ते अभी तक हवा में घूम रहे हैं। कुछ पत्ते तो जमीन पर गिरे भी नहीं और उनके किनारे पहले ही काले पड़ने लगे हैं। रिया का चेहरा हल्का सा सफेद पड़ जाता है। काय उसके क्लॉस से बचकर रहना, एक स्क्रैच भी लगा तो पॉइजन सीधा ब्लड स्ट्रीम में फैल जाएगा। मैं हल्की सी हाँ में सिर हिला देता हूँ। अगले ही पल रॉट क्लॉ बीस्ट अपनी पिछली टांगों से जोर लगाता है और जमीन के बिल्कुल करीब से मेरी तरफ तीर की तरह शूट करता है। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटता। फॉर्मेशन डिस्क मेरी पान में घूमता है। मैं इनकैंटेशन बोलता हूँ। तीनों सॉर्ड्स एक साथ गूंज उठती हैं। 2 थंडर आयरन सॉर्ड्स सबसे पहले आगे निकलती हैं, एक लेफ्ट से और एक राइट से। उनकी ब्लेड्स पर थंडर चमक रहा है। दोनों सीधा बीस्ट के फ्रंट लेग्स के जॉइंट्स पर स्लैश करती हैं। छड़ाक, एक गीली सी आवाज गूंजती है। दोनों ब्लेड लाइट्स एक दूसरे को क्रॉस करती हुई निकल जाती हैं। रॉट क्लॉ बीस्ट के चमकते हुए क्लॉज एक ही पल में कटकर अलग हो जाते हैं। डार्क ग्रीन जहरीला खून घास पर गिरता है। जहां जहां वो गिरता है घास तुरंत मुरझाकर काली पड़ जाती है। रिया की आंखें फट जाती हैं। ये पॉइजन बहुत डेंजरस है। मैं ठंडी नजर से उसे देखता हूँ। अच्छा हुआ इसे पास नहीं आने दिया, वरना एक छोटा सा स्क्रैच भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता था। रॉट क्लॉ बीस्ट
ऑलमोस्ट अब अपाहिज हो चुका है, लेकिन उसकी स्पीड की वजह से उसकी बॉडी फिर भी मेरी तरफ ही आ रही है। वो अपने दांत दिखाकर एक खौफनाक चीख निकालता है। मैं हल्की सी अपनी उंगलियां नीचे करता हूँ। आखिरी ब्रोकन एज्ड आयरन सॉर्ड ऊपर से घूमती हुई नीचे आती है। ब्लेड लाइट सीधा रॉटक्लॉ बीस्ट की खोपड़ी में घुस जाती है। उसकी चीख वहीं रुक जाती है। उसकी बड़ी बॉडी मेरे सामने गिरती है और तुरंत ग्रे लाइट में बदलकर गायब हो जाती है। किल कंफर्म्ड। लेवल 3 रॉटक्लॉ बीस्ट, कॉमन मॉन्स्टर, गोल्ड अर्न्ड 30, करंट गोल्ड 600, गोल्ड रिसीव हो गया। मेरी आंखें और भी चमक उठती हैं। इस हल्ला से बाकी पूरा पैक भी पेड़ों के अंदर से बाहर आ जाता है। सब एक साथ मेरी तरफ चार्ज करते हैं। 1, 2, 3, टोटल 7 रॉटक्लॉ बीस्ट्स। सब चारों टांगों पर फुल स्पीड में घास और पत्थरों के बीच जिगजैग दौड़ रहे हैं। उनके क्लॉज पत्थरों को घिसते हुए तेज चीखने जैसी आवाज निकाल रहे हैं। बहुत ज्यादा है। मैं लेफ्ट वाले 2 को रोकने की कोशिश करती हूँ। रिया अपना स्टाफ उठाती है। हल्की सी ग्रीन लाइट चमकती है। जमीन से 2 बेलें निकलती हैं और लेफ्ट वाले 2 मॉन्स्टर्स की टांगों को जकड़ लेती हैं। लेकिन रिया पहले ही इंजर्ड है और उसकी स्पिरिट एनर्जी भी अनस्टेबल हो चुकी है। बेलें सिर्फ 1 सेकंड तक ही उन्हें रोक पाती हैं। अगले ही पल दोनों बीस्ट्स उन्हें तोड़कर बाहर निकल आते हैं। रिया दर्द से करहा उठती है। उसका चेहरा और भी सफेद पड़ जाता है। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। मेरे पीछे ही रहना, इन्हें तुम्हें छूने मत देना। लेकिन तुम अकेले, मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही सारे 7 रॉटक्लॉ बीस्ट्स एक साथ जंप करते हैं। उनके जंप की शॉक वेव से घास दब जाती है। जहरीले क्लॉज हवा को चीरते हुए डार्क ग्रीन ट्रेल्स छोड़ते हैं। मैं आधा कदम पीछे होता हूँ। फॉर्मेशन डिस्क तेज घूमने लगता है। मैं इनकेंटेशन बोलता हूँ। तीनों सॉर्ड्स एक साथ गूंज उठती हैं। ब्रोकन एज्ड आयरन सॉर्ड सेंटर होल्ड करती है, जबकि 2 थंडर आयरन सॉर्ड्स अटैक लीड करती हैं। लेफ्ट वाली ब्लेड पहले बीस्ट का गला चीर देती है। राइट वाली ब्लेड दूसरे बीस्ट की आई सॉकेट को आर पार कर देती है। उसी वक्त तीसरा बीस्ट पीछे से मेरी साइड पर अटैक करता है। मैं बिना पीछे देखे ही रिएक्ट करता हूँ, जैसे मेरे पीछे भी आंखें हो। मैं हल्की सी अपनी उंगलियां हिलाता हूँ। ब्रोकन एज्ड आयरन सॉर्ड साइड में तेज स्वीप करती है। जैसे ही उसका क्लॉ मेरी स्वॉर्ड के फ्लैट साइड से टकराता है, एक थंडर आयरन स्वॉर्ड घूम कर आती है और एक ही स्लैश में उसकी गर्दन अलग कर देती है। डार्क ग्रीन खून पास के पेड़ के ट्रंक पर छिड़क जाता है। जहां जहां खून गिरता है वहां बार्क से हल्की सी हिस की आवाज आती है। रिया सब कुछ देख रही होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अब उसे समझ आ गया था कि मैं यहाँ रुकने से डरा क्यों नहीं था। बाकी सबके लिए ये मॉन्स्टर पैक है, मेरे लिए ये सिर्फ गोल्ड का ढेर है और ये खुद लाइन लगाकर मेरे पास आ रहे हैं। किल कंफर्म। लेवल 3 रॉटक्लॉ बीस्ट, गोल्ड अर्न्ड 30। किल कंफर्म। लेवल 3 रॉटक्लॉ बीस्ट, गोल्ड अर्न्ड 30। किल कंफर्म। लेवल 3 रॉटक्लॉ बीस्ट, गोल्ड अर्न्ड 30। एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशंस बजती रहती हैं। मैं रुकता ही नहीं। मैं घास और पत्थरों के ऊपर हल्की चाल से मूव करता रहता हूँ। रॉटक्लॉ बीस्ट्स फास्ट हैं, प्रिसाइज हैं और बेहद विशियस हैं, लेकिन उनमें से एक भी मेरा स्वॉर्ड एरे तोड़ नहीं पाता। तीनों स्वॉर्ड्स शुद्ध रोशनी की लकीरों की तरह पेड़ों के बीच लगातार घूमती रहती हैं। हर फ्लैश के साथ एक और रॉटक्लॉ बीस्ट गिर जाता है। आखिरी बचा हुआ बीस्ट डेंजर समझ जाता है और भागने के लिए मुड़ता है। मैं अपना हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा करता हूँ। एक थंडर आयरन सोर्ड बिजली की पतली बोल्ट बनकर सीधा उसकी खोपड़ी के पीछे से घुसती है और माथा चीरते हुए बाहर निकल जाती है। उसकी बॉडी एक पल के लिए जम जाती है, फिर वो सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। किल कंफर्म्ड। लेवल 3 रॉटक्लॉ बीस्ट, गोल्ड अर्न्ड 30। करंट गोल्ड 810। बचे हुए सारे 7 रॉटक्लॉ बीस्ट खत्म हो चुके हैं। पूरा एरिया बर्बाद हो गया है। हर तरफ घास और झाड़ियां उजड़ चुकी हैं। पत्थरों पर अभी भी जहरीले क्लॉज के निशान बने हुए हैं। हवा में अब भी स्पिरिट एनर्जी की हल्की सी लहर महसूस हो रही है। रिया मेरे पीछे खड़ी है। उसने अभी तक अपना स्टाफ मजबूती से पकड़ा हुआ है। काफी देर तक वो वहीं खड़ी रहती है, फिर धीरे से पूछती है, कई क्या तुमने सच में आज ही अवेकन किया है? मैं तीनों स्वॉर्ड्स को वापस बुला लेता हूँ। मैं सीधा जवाब देता हूँ, तुमने भी तो। रिया चुप हो जाती है। हाँ, उसने भी आज ही अवेकन किया था, लेकिन वो मुश्किल से 2 रॉटक्लॉ बीस्ट्स को रोक पाई, जबकि मैंने अकेला पूरा पैक खत्म कर दिया। एक ही दिन, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट, फिर भी हम दोनों के बीच का गैप इतना बड़ा है। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। उसी वक्त मेरे पूरे शरीर में एक गर्म सी एनर्जी दौड़ जाती है। लेवल अप। लेवल 3 स्पिरिट +3, एजिलिटी +1, 2 फ्री स्टैट पॉइंट्स अर्न्ड। मैं बिना सोचे दोनों पॉइंट्स फिर से स्पिरिट में डाल देता हूँ। अभी मुझे सबसे ज्यादा स्पिरिट ही चाहिए। जैसे ही स्पिरिट बढ़ता है, मुझे तुरंत फर्क महसूस होता है। फॉर्मेशन डिस्क और मेरी तीनों स्वॉर्ड्स के बीच का कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। पहले तीनों स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करना ऐसा लगता था जैसे किसी पतले पर्दे के पार से कंट्रोल कर रहा हूँ। अब वो पर्दा और भी पतला हो गया है। 2 थंडर आयरन स्वॉर्ड्स मेरे पास हल्की हल्की कांप रही हैं, जैसे उनके अंदर अपनी खुद की मर्जी पैदा हो गई हो। रिया मुझे ध्यान से देखती है। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन है। तुम फिर से लेवल अप हो गए? मैं सिर हिला देता हूँ। हाँ। वो कुछ देर बाद बस इतना ही बोल पाती है, ये बहुत फास्ट है। मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान पहले ही सिस्टम शॉप पर चला गया है। अब जब मैं लेवल 3 पर पहुंच गया हूँ, शॉप में नए आइटम्स अनलॉक हो गए हैं। 1 स्टार सिस्टम शॉप। बेसिक आयरन स्वॉर्ड 50 गोल्ड, लो ग्रेड स्पिरिट सैंड 100 गोल्ड, ब्लैंक एरे रून पेपर 200 गोल्ड, बेसिक स्वॉर्ड एरे कोर 500 गोल्ड, रैंडम स्किल फ्रैगमेंट 1000 गोल्ड। मैं लिस्ट को देखते ही एक पल के लिए रुक जाता हूँ। स्वॉर्ड एरे मॉन्स्टर को सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है? स्वॉर्ड्स ना होना, एरे टेक्निक्स ना होना या एरे कोर ना होना। लेकिन अब मेरे पास शॉप है। जब तक मेरे पास गोल्ड है, इनमें से
हर एक चीज मेरी पहुंच में है और मॉन्स्टर्स मुझे फ्री में गोल्ड दे रहे हैं। ये एक परफेक्ट लूप है। मॉन्स्टर्स को किल करो, गोल्ड कमाओ, नई स्वॉर्ड्स खरीदो, स्ट्रॉन्गर एरे बनाओ और उसे और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स को किल करो। मैं जितना ज्यादा किल करूंगा उतना ही अमीर बनूंगा और जितना अमीर बनूंगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा। मैं तुरंत 2 बेसिक आयरन स्वॉर्ड्स और एक लो ब्रेड स्पिरिट सैंड खरीद लेता हूँ। गोल्ड स्पेंट 200 गोल्ड, करंट गोल्ड 610 गोल्ड। 2 बिल्कुल नई स्वॉर्ड्स मेरे हाथ में मटेरियलाइज हो जाती हैं। ये टॉप टीयर नहीं है लेकिन मेरी ब्रोकन एज्ड आयरन स्वॉर्ड से कहीं ज्यादा अच्छी कंडीशन में है। मैं दोनों नई स्वॉर्ड्स और स्पिरिट सैंड को सिस्टम स्पेस में स्टोर कर देता हूँ। अब मेरे पास टोटल 5 यूजेबल स्वॉर्ड्स हैं। फिलहाल मैं एक साथ सिर्फ 3 को ही पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन 5 स्वॉर्ड फॉर्मेशन की फाउंडेशन अभी से तैयार होने लगी है। उसी वक्त दूर से तेज फुटस्टेप्स की आवाज आती है। रिया की भौं हल्की सी सिकुड़ जाती है। कोई आ रहा है। पेड़ों के बीच शैडोज हिलती हैं और कुछ स्टूडेंट्स बुरी हालत में भागते हुए बाहर निकलते हैं। जैसे ही उनकी नजर रॉटलॉप बीस्ट्स की बर्बाद बॉडीज पर पड़ती है, सबके चेहरे बदल जाते हैं। रुको, यहाँ हुआ क्या है? रॉटलॉप बीस्ट पैक कहाँ गया? अभी तो पूरा पैक इसी तरफ आ रहा था। उनमें से एक मुझे पहचान लेता है। उसकी आंखें फट जाती हैं। काय, ये मत कहना कि तुमने ये सारे रॉटलॉप बीस्ट अकेले किल किए हैं। मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं बस अपनी स्वॉर्ड्स को वापस बुला लेता हूँ और मेरा ये एक एक्शन ही सब कुछ बता देता है। सबके चेहरे एक साथ बदल जाते हैं। शॉक, हैरानी और साथ ही एक असली डर की झलक। हॉल में यही लोग मुझ पर हंस रहे थे, मुझे गरीब बोल रहे थे, कह रहे थे स्वॉर्ड अरे मास्टर चूज करना सुसाइड है। और अब ये लोग मिलकर भी एक रॉटलॉप बीस्ट को मुश्किल से हैंडल कर पा रहे हैं, जबकि मैंने अकेला पूरा पैक खत्म कर दिया। उनमें से एक मुश्किल से थूक निकलता है। तुम्हारे कितने पॉइंट्स हो गए हैं? मैं सीधा जवाब देता हूँ, पता नहीं। वो तुरंत अपने जेड टैलिस्मैन निकालता है। अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। फर्स्ट प्लेस? तुम फर्स्ट प्लेस पर हो। बाकी सब भी जल्दी जल्दी अपने जेड टैलिस्मैन चेक करते हैं और सब वही देखकर जम जाते हैं। फर्स्ट प्लेस काय, स्कोर 570। सेकंड प्लेस ल्यूकस, स्कोर 190। थर्ड प्लेस जाओ युआन, स्कोर 130। सब अपने टैलिस्मैन्स को घूरते रहते हैं। उनके चेहरे धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। जो लोग कुछ देर पहले मुझ पर शक कर रहे थे, अब उनके पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं है। लगभग 380 पॉइंट्स का गैप। यंग मास्टर ल्यूकस के पास सिर्फ 190 पॉइंट्स हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। काय तो स्वॉर्ड अरे मास्टर है ना, और उसने तो आज ही अवेकन किया है। वो तो गरीब है, उसके पास तो एक अच्छी स्वॉर्ड तक नहीं थी। फिर उसका स्कोर इतनी स्पीड से कैसे बढ़ रहा है? वो मॉन्स्टर्स को किल कैसे कर रहा है? मैं उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, क्या स्वॉर्ड अरे मास्टर मॉन्स्टर्स किल नहीं कर सकता? वो लड़का वहीं चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। रिया मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान चमक उठती है। उसी वक्त पेड़ों की दूसरी तरफ से एक ठंडी और गुस्से भरी आवाज गूंजती है। काय। मैं मुड़कर देखता हूँ। ल्यूकस आ चुका है। इस बार उसने नए रूब्स पहने हुए हैं, लेकिन उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खराब लग रहा है। उसके शोल्डर पर पहले वाला घाव अभी भी दिख रहा है। इस बार उसके पीछे 7 या 8 स्टूडेंट्स और खड़े हैं, पहले से भी ज्यादा लोग साथ है। उसने अपनी टीम दोबारा बना ली है। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूरता रहता है, जैसे मुझे जिंदा निगल जाना चाहता हो। और जैसे ही उसकी नजर मेरी साइड में तैरती 2 थंडर आयरन स्वॉर्ड्स पर पड़ती है, उसका चेहरा और भी टेढ़ा हो जाता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो उठती हैं। मेरी थंडर रून स्वॉर्ड, तुमने मेरी स्वॉर्ड को पिघला दिया। वो पहले ही टूट चुकी थी। मैंने बस उस स्क्रैप का सही यूज कर लिया। ल्यूकस का चेहरा देखकर लगता है जैसे गुस्से में खून ही थोक देगा। वो स्वॉर्ड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ग्रेसन फैमिली ने स्पेशली उसके लिए स्टार्टर इक्विपमेंट के रूप में दी थी। काफी महंगी थी और अब सिर्फ टूट ही नहीं गई, बल्कि मेरी सो कॉल्ड स्क्रैप स्वॉर्ड्स को रीइंफोर्स करने में यूज हो गई। ये बात उसके लिए स्वॉर्ड चोरी होने से भी ज्यादा दर्दनाक है। वो दांत भींच कर बोलता है, काय, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। तुमने बस कुछ लो टियर मॉन्स्टर्स किल किए हैं। फर्स्ट प्लेस पर होने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे स्ट्रांग हो। बस वेट करो। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, ये बात तुम पहले भी ट्राई कर चुके हो, याद है? पूरा एरिया एक पल में खामोश हो जाता है। ल्यूकस का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। साफ है उन्होंने पहले ही सब सुन रखा है। ल्यूकस मुझसे हारा था। उसकी स्वॉर्ड मैंने ले ली थी। उसके लिए इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। ल्यूकस अपनी मुट्ठियां कस लेता है। वो मेरी लापरवाही थी। अगर तुमने मुझ पर एम्बुश नहीं किया होता तो मैं कभी नहीं हारता। मैं सीधा जवाब देता हूँ, स्वॉर्ड पहले तुमने निकाली थी, थंडर रून फॉर्मेशन तुमने यूज की थी और हारे भी तुम ही थे, और अब उसे एम्बुश बोल रहे हो। आसपास खड़े सब लोगों की नजरें ल्यूकस पर टिक जाती हैं। कई लोगों को पहले पूरी बात पता नहीं थी, लेकिन अब सुनने के बाद वो ल्यूकस को अजीब नजर से देखने लगते हैं। ल्यूकस का चेहरा और भी खराब हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो और कुछ बोलेगा तो सिर्फ और बेइज्जती होगी, इसलिए वो बस ठंडी हंसी हंसाकर बोलता है, काय, ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तुम फर्स्ट प्लेस पर हो, लेकिन जरूरी नहीं एंड तक भी वही रहो। इस रियल्म के अंदर और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि और अंदर जा सको? मैं रियल्म की गहराई की तरफ देखता हूँ। वहाँ पेड़ और भी घने होते जा रहे हैं और अंदर से आने वाली ग्राउल्स पहले से कहीं ज्यादा भारी और डरावनी लग रही हैं। साफ है अंदर के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन मेरे लिए मॉन्स्टर जितना हाई लेवल का होगा उतना ही ज्यादा गोल्ड देगा। मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचता। ऑफ कोर्स हिम्मत है, ठीक है, फिर देखते हैं एंड में किसका स्कोर सबसे ऊपर रहता है। इतना कहकर लूकस अपनी टीम को लेकर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। रिया धीरे से बोलती है, वो इतनी आसानी से ये बात नहीं भूलेगा। मैं लूकस की दूर जाती हुई बैग को देखता हूँ। मैं भी भूलने वाला नहीं हूँ। रिया हैरानी से मेरी तरफ देखती है। मैं और कुछ नहीं समझाता, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने लूकस की टीम के एक लड़के को बार बार हमारी तरफ देखते हुए पकड़ लिया था। वो नजर डर की नहीं थी, वो प्लानिंग वाली नजर थी। शायद वो सीधा सामने से अटैक न करें, लेकिन मुझे परेशान करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढेंगे। मुझे
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरे पास आए तो मैं एक और बार इंटरेस्ट वसूल कर लूंगा। मैं मुड़कर रेल्म के और अंदर चल पड़ता हूँ। रिया मेरे पीछे पीछे चलने लगती। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। वो जल्दी से बोलती है, मैं तुम्हारे किल्स नहीं चुराऊंगी। मैं वुड स्पिरिट एनर्जी सेंस कर सकती हूँ और बेसिक हीलिंग भी कर सकती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी, कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ कि तुम्हारे लिए बर्डन न बनूं। मैं कुछ देर सोचता हूँ और मना नहीं करता। वुड स्पिरिट समनर वाकई ऐसी जगह पर काफी यूजफुल होता है और रिया बेवकूफ भी नहीं है। सबसे जरूरी बात, जब सब मेरे खिलाफ थे तब उसने मेरी साइड ली थी। मेरे लिए इतना काफी है। मैं बस इतना कहता हूँ, पीछे मत रहना। रिया की आंखें चमक उठती हैं। अगले आधे घंटे तक हम लगातार रेल्म के और अंदर बढ़ते रहते हैं। लेवल 4 मिस्ट शैडो सर्पेंट्स, लेवल 3 बॉग बीस्ट्स, लेवल 4 फैंग टूथ वोल्व्स। जो भी मॉन्स्टर हमारे सामने आता है मैं एक भी नहीं छोड़ता। पेड़ों के बीच बार बार ब्लेड लाइट चमकती है। हर तरफ मॉन्स्टर्स की मरते वक्त निकली चीखें गूंजती रहती हैं। शुरू में रिया काफी नर्वस थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी आदत पड़ जाती है। वो मॉन्स्टर्स की लोकेशन सेंस करती है और मैं उन्हें किल करता हूँ। जब भी कोई मॉन्स्टर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है वो अपनी वाइन्स से उसे बस एक पल के लिए रोक देती है और मुझे चाहिए भी बस इतना ही, सिर्फ एक पल। किल कंफर्म्ड। लेवल 4 मिस्ट शैडो सर्पेंट, कॉमन मॉन्स्टर, गोल्ड अर्न्ड 40। किल कंफर्म्ड। लेवल 4 फैंग टूथ वुल्फ, कॉमन मॉन्स्टर, गोल्ड अर्न्ड 40। किल कंफर्म्ड। लेवल 3 वेनम फैंग वुल्फ, एलीट मॉन्स्टर, गोल्ड अर्न्ड 150। मटेरियल अर्न्ड वेनम फैंग इनटू 1। गोल्ड लगातार बढ़ता रहता है, स्कोर भी। अगली बार जब मैं अपना जेड टेलिस्मैन चेक करता हूँ, लीडर बोर्ड फिर से बदल चुका होता है। फर्स्ट प्लेस काई, स्कोर 930। सेकंड प्लेस लूकस, स्कोर 360। थर्ड प्लेस शाओ युआन, स्कोर 280। फोर्थ प्लेस रिया, स्कोर 240। रिया काफी देर तक लीडर बोर्ड को हैरानी से देखती रहती है। मैं फोर्थ प्लेस पर हूँ। उसने खुद बहुत कम मॉन्स्टर्स किल किए थे, लेकिन मेरी किल्स में सपोर्ट देने की वजह से उसे भी सपोर्ट पॉइंट्स मिल गए। मैं सीधा बोलता हूँ, मेरे साथ ही रहना, टॉप 3 भी तुम्हारे लिए दूर नहीं है। रिया हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला देती है। ठीक है, लेकिन उसी वक्त दूर कहीं से एक इतनी जोर की दहाड़ गूंजती है कि पूरा जंगल हिल उठता है। दहाड़ की आवाज से पेड़ों पर बैठे पंछी एक साथ उड़ जाते हैं। आसपास के सारे मॉन्स्टर्स एक पल में चुप हो जाते हैं। ये देखकर रिया का चेहरा बदल जाता है। ये कॉमन मॉन्स्टर नहीं है। मैं ऊपर देखता हूँ। रेल्म की गहराई में वैली की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा अंधेरा साया धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी हाइट हैरान कर देने वाली है और उसकी पीठ से 2 बहुत बड़े ब्लेड्स जैसी चीजें खुलती हुई दिख रही हैं। अगले ही पल पूरे ट्रायल रेल्म में एक ठंडी अनाउंसमेंट गूंजती है। ट्रायल रेल्म बॉस हैज स्पॉन्ड। लेवल 5 अज़्योर साइथ मैंटिस। जो भी इसे किल करेगा उसे बहुत बड़ा स्कोर बोनस मिलेगा। तुरंत रेल्म के हर स्टूडेंट का जेड टैलिस्मैन चमक उठता है। पूरे जंगल में हर किसी की नजर उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। रिया धीरे से सांस लेती है। बॉस मॉन्स्टर? मैं उस बड़े साए को घूरता रहता हूँ। धीरे धीरे मेरी आंखें चमक उठती हैं। लेवल 5 बॉस मॉन्स्टर, अज़्योर साइथ मैंटिस, 500 गोल्ड और साथ में स्किल बुक्स और गियर ड्रॉप होने का चांस भी। ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो चलती फिरती ट्रेजर चेस्ट है। उसी वक्त दूर से लूकस की एक्साइटेड आवाज गूंजती है। सब ध्यान से सुनो, अज़्योर साइथ मैंटिस मेरा है। जो भी मेरी हेल्प करेगा उसे हंट खत्म होने के बाद 50 गोल्ड मिलेगा। मैं अपना वादा जरूर निभाता हूँ। 50 गोल्ड का नाम सुनते ही बहुत से स्टूडेंट्स की आंखें चमक उठती हैं। अगले ही पल जंगल में तेज फुटस्टेप्स की आवाज गूंजने लगती है। बहुत से स्टूडेंट्स लूकस की तरफ भागने लगते हैं। रिया मेरी तरफ देखती है। अब क्या करें? मैं तुरंत कोई जवाब नहीं देता। मैं तुरंत बॉस की तरफ नहीं देखता। मैं पहले अज़्योर साइथ मैंटिस के आसपास की टेरेन को ध्यान से देखने लगता हूँ। वैली, टूटे हुए रॉक्स, पुराने बड़े ट्रीज और एक नेचुरल लो बेसिन। स्वॉर्ड एरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह। मैं हल्की सी मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ उसे पहले जाने दो। रिया हैरानी से पूछती है, क्यों? मैं अभी खरीदी हुई 2 बेसिक आयरन स्वॉर्ड्स और लो ग्रेड स्पिरिट सैंड की पाउच बाहर निकालता हूँ, क्योंकि कोई और मेरे लिए बॉस की एबिलिटीज टेस्ट करने को रेडी है। इतना अच्छा गिफ्ट मैं क्यों मना करूंगा? मेरे हाथ में स्वॉर्ड्स और स्पिरिट सैंड देखते ही रिया को सब समझ आ जाता है। अगले ही पल मैं अज़्योर साइथ मैंटिस की तरफ चल पड़ता हूँ और दूसरी तरफ लूकस अपनी टीम के साथ पहले ही वैली की तरफ चार्ज कर चुका है। बॉस के स्पॉन होते ही पूरा ट्रायल रेल्म बदल जाता है। जो कॉमन मॉन्स्टर्स पहले हर जगह घूम रहे थे वो सब अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे किसी चीज ने उन्हें डरा दिया हो। सब जंगल की गहराई में भाग गए हैं। हवा भारी और दबाव वाली लगने लगती है। सबके पैरों के पास की घास बिना हवा के ही हिलने लगती है। वैली के बीच में अज़्योर साइथ मैंटिस धीरे धीरे सामने आता है। वो लगभग 30 फीट ऊंचा है। उसकी पूरी बॉडी गहरे ब्लू ब्लैक कलर की है। उसकी शेल उसकी पीठ पर हैवी आयरन आर्मर जैसी लगती है। उसके दोनों फ्रंट लिम्स बड़े क्रेसेंट मून साइट्स की तरह मुड़े हुए हैं। उनकी ब्लेड्स पर ठंडी चमक दिख रही है। जब भी वो जमीन को छूती हैं, मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। उसकी कंपाउंड आईज पूरे सर पर फैली हुई हैं और खून जैसी लाल चमक रही हैं। सिर्फ उसकी नजर पड़ते ही सर से पैर तक सर्दी सी दौड़ जाती है। अज़्योर साइथ मैंटिस, लेवल 5 बॉस मॉन्स्टर, स्टेटस एनरेज्ड। सिर्फ एक नजर देखते ही रिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये नोविस ट्रायल रेम का बॉस लगता ही नहीं। मैं सिर हिला देता हूँ। स्ट्रॉन्ग तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मॉन्स्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा ड्रॉप्स उतने ही अच्छे होंगे। दूर लूकस अपनी टीम को लेकर पहले ही आगे बढ़ चुका है। इस बार उसने काफी बड़ा ग्रुप जमा कर लिया है, लगभग 17 या 18 लोग। 3 शील्ड गार्डियंस, 5 स्वॉर्ड्समैन, 4 मेजेस, 2 हीलर्स और बाकी ऑफेंस, डिफेंस और सपोर्ट क्लासेस। अभी अभी अवेकन हुए स्टूडेंट्स के हिसाब से ये काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। लूकस ग्रुप के बीच में खड़ा है। उसके चेहरे पर फिर वही
ओवर कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई है। उसे पूरा यकीन है कि अगर वो बॉस को किल कर देगा तो पहले वाली सारी बेइज्जती धुल जाएगी। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है। ये पहले वाली थंडर रून स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी लो टियर स्वॉर्ड। शील्ड गार्डियंस फ्रंट में, मेजेस लगातार अटैक करते रहो, हीलर्स फ्रंट लाइन संभालो, सब मेरी कमांड फॉलो करना, आज ये बॉस मरेगा। पूरा ग्रुप एक साथ जवाब देता है जी। तीनों शील्ड गार्डियंस अपनी शील्ड्स उठाकर आगे बढ़ते हैं और हैवी आयरन की दीवार बना देते हैं। अज़्योर साइथ मैंटिस एक कान फाड़ देने वाली चीख निकालता है। उसकी दोनों साइड्स नीचे गिरती हैं और सबसे आगे वाले शील्ड गार्डियन को सीधा 3 कदम पीछे धकेल देती है। उसके पैरों के नीचे की चट्टान तक टूट जाती है। उसके हाथ जोर से कांप रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता। मेजेस तुरंत अटैक शुरू कर देते हैं। फायर बॉल्स, विंड ब्लेड्स, आइस स्पाइक्स, एक के बाद एक स्पेल्स मैंटिस पर गिरने लगते हैं। बूम बूम बूम, वैली में एक्सप्लोजन्स गूंजने लगते हैं। मैंटिस की शेल पर हल्की हल्की दरारें पड़ती हैं। सब लोग एक्साइटेड होते हैं। काम कर रहा है, हम इसे डैमेज दे सकते हैं। यंग मास्टर लूकस, ये बॉस किल हो सकता है। लूकस की आंखें कॉन्फिडेंस से चमक उठती हैं। वो आगे जंप करता है। उसकी ब्लेड पर थंडर एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। ये पहले वाली थंडर रून स्वॉर्ड जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी क्लास की वजह से उसकी स्वॉर्ड में अब भी थंडर एनर्जी आ जाती है। थंडर स्लैश। लूकस अपनी स्वॉर्ड घुमाता है। ब्लू व्हाइट लाइट सीधा मैंटिस के लेफ्ट जॉइंट पर लगती है। चिंगारियां उड़ती हैं और जॉइंट पर एक पतली सी क्रैक पड़ जाती है। लूकस की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। जॉइंट्स को टारगेट करो, इसका वीक पॉइंट जॉइंट्स हैं। पूरा ग्रुप तुरंत अपना टारगेट बदल देता है। मुझे मानना पड़ेगा, लूकस पूरी तरह बेकार नहीं है। कम से कम उसकी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स अच्छी हैं। उसकी कमांड में पूरी टीम काफी स्मूथली कोऑर्डिनेट करती है और सबकी उम्मीद के खिलाफ वो सच में मैंटिस को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। हर क्लास अपना रोल निभा रही है। शील्ड गार्डियंस अटैक्स रोक रहे हैं, मेजेस डैमेज दे रहे हैं, मेली फाइटर्स उसकी कंपाउंड आइस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हीलर्स फ्रंट लाइन को जिंदा रखे हुए हैं और लूकस बार बार जॉइंट्स पर अटैक करने का मौका ढूंढ रहा है। अज़्योर साइट मैंटिस बार बार गुस्से में चीखता है। बाहर खड़े देखने वाले स्टूडेंट्स और भी एक्साइटेड होते जा रहे हैं। यंग मास्टर लूकस सच में जीत रहा है। थंडर रून स्वॉर्ड्समैन का लेवल ही अलग है। कई का स्कोर चाहे ज्यादा हो, लेकिन इतना बड़ा बॉस तो टीम ही किल कर सकती है। जैसे ही यंग मास्टर लूकस इसे मार देगा, उसका स्कोर सीधा कई से आगे निकल जाएगा। ये सब सुनकर रिया थोड़ी परेशान हो जाती है। वो मेरी तरफ देखकर पूछती है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही? मैं मेन वैली के एज पर पहली स्वॉर्ड लगाने में बिजी हूँ। ब्रोकन एज आयरन स्वॉर्ड जमीन के अंदर लगभग 3 इंच तक धंस जाती है। उसका हिल्ट हल्की सी वाइब्रेशन करता है। मैं ऊपर देखता भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर मैं 7 और कदम आगे बढ़ता हूँ। मैं दूसरी स्वॉर्ड गार्ड देता हूँ। ये थंडर आयरन स्वॉर्ड है। जैसे ही ब्लेड जमीन में धंसती है, थंडरलाइट की एक पतली सी लाइन घास की जड़ों के साथ साथ फैलने लगती है। रिया ध्यान से मेरा काम देख रही है। वो धीरे से पूछती है, क्या तुम सच में वेट कर रहे हो कि वो लोग बॉस को किल कर दें? मैं सिर हिला देता हूँ। बॉस इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अभी वो सिर्फ उन्हें बिजी रखा हुआ है, टूटा नहीं है। ल्यूकस बहुत जल्दी कर रहा है। उसे लगता है उसने बॉस का वीक पॉइंट ढूंढ लिया है, लेकिन वो इसे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैंटिस ने अपना वीक पॉइंट इतनी आसानी से दिखाया ही क्यों। रिया का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत बैटल की तरफ देखती है और वाकई मैंटिस बार बार जॉइंट्स पर अटैक्स खा रहा है, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में पीछे हट रहा है वो अजीब है। वो रैंडम रिट्रीट नहीं कर रहा। वो धीरे धीरे ल्यूकस की पूरी टीम को वैली के बिल्कुल सेंटर की तरफ खींच रहा है। खुली जगह, ना कोई पुराना ट्री, ना कोई रॉक्स जिनके पीछे छुपा जा सके। जिस पल उनकी फॉर्मेशन टूटी, सब लोग उसकी साइड्स के सामने बिल्कुल खुले रह जाएंगे। रिया जोर से सांस खींचती है। ये सोच भी रहा है? मैं सीधा जवाब देता हूँ, ऑफ कोर्स ये बॉस है। मैं तीसरी स्वॉर्ड भी गाड़ देता हूँ, फिर 2 बेसिक आयरन स्वॉर्ड्स निकालता हूँ, चौथी, पांचवी। अब पांचों स्वॉर्ड्स अलग अलग पॉइंट्स पर लगी हुई हैं। मैं लो ग्रेड स्पिरिट सैंड जमीन पर बिखेर देता हूँ। सिल्वर ग्रे सैंड घास और पत्थरों की दरारों के बीच गिरकर पतली पतली लाइंस बना देती है। धीरे धीरे वो लाइंस पांचों स्वॉर्ड्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देती हैं। 5 स्वॉर्ड फॉर्मेशन पोजीशन डिटेक्टेड। कंस्ट्रक्ट 5 एलिमेंट माइनर स्वॉर्ड अरे। मैं तुरंत कंफर्म नहीं करता क्योंकि मेरे पास अभी एक चीज की कमी है, बेसिक स्वॉर्ड अरे कोर। 5 एलिमेंट अरे को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए अरे कोर जरूरी है। वही पूरे अरे को स्टेबल रखेगा और वही सिस्टम शॉप में मिलता है। प्राइस 500 गोल्ड। मेरे पास अभी इतना गोल्ड है, लेकिन मैं इसे अभी यूज नहीं कर सकता। ये सिर्फ फाइनल ब्लो के लिए बचाना पड़ेगा, वरना मेरी करंट स्पिरिट इतनी देर तक इतने बड़े अरे को सस्टेन नहीं कर पाएगी। उधर बैटल में ल्यूकस की आवाज और भी एक्साइटेड होती जा रही है। अटैक जारी रखो, ये अब ज्यादा देर नहीं टिक सकता। इसकी लेफ्ट लेग को टारगेट करो। कई स्वॉर्ड्समैन एक साथ आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग स्वॉर्ड्स, शॉर्ट ब्लेड्स, थंडर एनर्जी से भरी एजेस। हर अटैक मैंटिस के लेफ्ट जॉइंट पर ही गिर रहा है। छराक, एक तेज क्रैक की आवाज गूंजती है। आखिर उस जॉइंट पर एक गहरा घाव खुल ही जाता है। काला हरा खून क्रैक्ड शेल से बहने लगता है। ल्यूकस की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। ये टूट रहा है, ये ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। सब लोग आगे बढ़ो। पूरे ग्रुप का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाता है। जो लोग पहले हेजिटेट कर रहे थे, वो भी पूरी ताकत से अटैक करने लगते हैं। शील्ड्स और आगे बढ़ जाती हैं। मेजेस बिना रुके स्पेल्स बरसा रहे हैं। आर्चर्स एक के बाद एक एरोज मैंटिस के अंडर बेली में दाग रहे हैं। पूरी वैली स्पिरिट एनर्जी के एक्सप्लोजन से भर जाती है। घास शॉक वेव्स से जमीन पर चिपक जाती है। छोटे बड़े पत्थर हर तरफ उड़ने लगते हैं। बाहर खड़े देखने वाले स्टूडेंट्स और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। यंग मास्टर ल्यूकस सच में बॉस
बॉस को किल कर देगा। इतने सारे लोग एक साथ अटैक कर रहे हैं, कोई भी बॉस इतना डैमेज नहीं झेल सकता। अब काई का हाई स्कोर किस काम का? जैसे ही बॉस मरेगा सीधा यंग मास्टर ल्यूकस उससे आगे निकल जाएगा। रिया परेशान होकर मेरी तरफ देखती है। काई, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो शायद वो लोग सच में बॉस को मार देंगे। मैं एक शब्द भी नहीं बोलता। मेरा पूरा ध्यान मैंटिस की बैक पर बना उस डार्क ग्रीन पैटर्न पर है। वो धीरे धीरे चमकना शुरू कर चुका है। ये रेज सर्च का वार्निंग साइन है। ऐसा नहीं है कि ल्यूकस ने इसे देखा नहीं है, उसने देखा है, लेकिन वो बॉस को मारना इतना ज्यादा चाहता है कि वो जानबूझकर इसे इग्नोर कर रहा है। वो पहले ही मुझसे हार चुका है, अपनी स्वॉर्ड खो चुका है, अपनी इज्जत खो चुका है, और अब उसे लगता है कि सिर्फ इस बॉस को किल करके ही वो सब कुछ वापस पा सकता है। इसलिए चाहे उसे कितना भी अजीब क्यों न लगे, वो खुद को यही यकीन दिलाता रहता है कि बॉस बस मरने ही वाला है। बस एक फाइनल अटैक और। ल्यूकस हवा में उछलता है। थंडर एनर्जी उसकी ब्लेड के चारों तरफ लपेटने लगती है। सब लोग पीछे हटो, फाइनल ब्लो मैं दूंगा। वो शील्ड गार्डियंस के ऊपर से सीधा जंप कर जाता है। थंडर चार्ज्ड स्वॉर्ड एनर्जी उसकी ब्लेड की टिप पर इकट्ठी होती है और सीधा मैंटिस की क्रैक्ड लेफ्ट लेग की तरफ गिरती है। लेकिन जैसे ही उसकी स्वॉर्ड लगने वाली होती है, अजोर साइथ मैंटिस अचानक बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी हर एक कंपाउंड आय एक साथ खून जैसी लाल चमक उठती है और उसकी बैक पर बना डार्क ग्रीन पैटर्न एक ही पल में पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। एक जोर का धमाका होता है। बॉस की बॉडी से एक दिखाई देने वाली शॉक वेव चारों तरफ फैल जाती है। लूकस का चेहरा एक पल में बदल जाता है। ये बुरा हुआ। अगले ही सेकंड अज्योर साइथ मैंटिस अपनी जगह से गायब हो जाता है। नहीं, वो गायब नहीं हुआ, वो बस इतनी स्पीड से मूव कर रहा है कि ज्यादातर लोग उसे देख ही नहीं पा रहे। एक कान फाड़ देने वाली चीख हवा में गूंजती है। स्विश! सबसे आगे खड़ा शील्ड गार्डियन सीधा हवा में उछल जाता है अपनी शील्ड के साथ। उसकी आयरन शील्ड पर एक गहरी क्रैक पड़ जाती है। वो वैली के किनारे वाली चट्टान से जा टकराता है और टकराते ही खून उगल देता है। सब पीछे हटो, कोई घबरा पर चिल्लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रेज मोड में आया हुआ मैंटिस अब पहले से 2 गुना ज्यादा फास्ट हो चुका है। उसकी दोनों साइड्स एक के बाद एक चलती है। एक स्वर्ड्समैन भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड सीधा उसके शोल्डर को चीर देती है। वो दर्द से चीखता है और तुरंत अपना जेड टैलिस्मैन क्रश कर देता है। ब्लू लाइट चमकती है और वो तुरंत ट्रायल रेल्म से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। एक और मेज डर के मारे सफेद पड़ जाता है। उसके हाथ में फायर बॉल अभी पूरी बनी भी नहीं थी कि मैंटिस की ब्लेड उसके चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर पहुंच जाती है। वो घबराकर तुरंत टैलिस्मैन तोड़ देता है। गायब होने से एक पल पहले उसके हाथ की फायर बॉल कंट्रोल से बाहर होकर फट जाती है। बूम! आग का बड़ा एक्सप्लोजन पूरी वैली में फैल जाता है। शॉक वेव आसपास की सारी घास को जमीन से चिपका देती है। पूरी टीम टूट जाती है। कुछ ही पल पहले सब परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में लड़ रहे थे और अब जैसे किसी ने उनकी फॉर्मेशन को एक ही वार में 2 टुकड़े कर दिया हो। शील्ड गार्डियंस लाइन नहीं संभाल पा रहे, हीलर्स सबको हील नहीं कर पा रहे, मेजेस अपनी जगह तक नहीं बना पा रहे, एरोज के एरोज मैंटिस की शेल से टकराकर सिर्फ चिंगारियां निकाल रहे हैं। डैमेज नाम की कोई चीज नहीं हो रही। लूकस जमीन पर लैंड करता है और लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हटता है। उसके चेहरे पर साफ घबराहट है। सब लोग मत भागो, फॉर्मेशन में रहो, फॉर्मेशन संभालो। लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। 50 गोल्ड जरूर टेम्पटिंग है, लेकिन तभी जब जिंदा बचकर उन्हें खर्च कर सको। एक और स्टूडेंट मैंटिस के सामने फंस जाता है। वो चीखते हुए अपना जेड टैलिस्मैन तोड़ देता है। ब्लू लाइट चमकती है और वो भी गायब हो जाता है। लूकस अपनी पूरी टीम को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखता है। वो इतनी जोर से दांत भींचता है कि लगता है टूट ही जाएंगे। वो ये बात मान ही नहीं पा रहा। बिल्कुल नहीं, बॉस बस मरने ही वाला था। अगर बस एक फाइनल हिट लग जाती तो वो मुझे क्रॉस कर देता, फर्स्ट प्लेस वापस ले लेता और साबित कर देता कि मुझसे उसकी हार सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। लेकिन अज्योर साइथ मैंटिस का ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसकी बड़ी बॉडी अचानक घूमती है। उसकी हर एक कंपाउंड आय एक साथ लूकस पर टिक जाती है। लूकस का चेहरा एक पल में सफेद पड़ जाता है। अगले ही सेकंड मैंटिस सीधा उसकी तरफ चार्ज करता है, ब्लू ब्लैक शैडो की तरह जमीन को चीरते हुए। लूकस तुरंत अपनी स्वॉर्ड ब्लॉक के लिए उठाता है। पहली साइथ उस पर गिरती है। उसके हाथ की स्वॉर्ड बुरी तरह कांप उठती है। दोनों हाथों की स्किन फट जाती है। अगली साइथ तुरंत उसके बाद नीचे आती है। लूकस घबराकर डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर की फाइट के बाद उसकी सांसें पहले ही बिगड़ चुकी हैं। उसका फुटवर्क आधा पल स्लो पड़ जाता है और वही आधा पल उसकी मौत के लिए काफी है। मैंटिस की बड़ी साइथ ऊपर से सीधा उस पर गिरती है। लूकस की आंखें डर से फट जाती हैं। जिंदगी में पहली बार उसके चेहरे पर असली मौत का डर दिखाई देता है। कोई मुझे बचाओ, लेकिन कोई भी टाइम पर उस तक नहीं पहुंच सकता। रिया इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ मुड़कर देखती है। काय, मैं मूव करता हूँ, लूकस को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंटिस खुद चलकर मेरी फॉर्मेशन के बिल्कुल एज तक आ चुका है। यही वो पल है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अगर अब भी वेट किया तो वो परफेक्ट किल जोन से बाहर निकल जाएगा। मैं अपना हाथ उठाकर जोर से खींचता हूँ। 5 स्वर्ड्स एक साथ कांप उठती हैं। थंडर आयरन स्वर्ड्स में से एक हवा को चीरते हुए निकलती है। ब्लेड लाइट मैंटिस की बड़ी साइड से टकराती है। वो अटैक को पूरी तरह रोक नहीं पाती, लेकिन उसकी डायरेक्शन लगभग आधा फुट बदल देती है। धड़ाम! साइथ लूकस के बिल्कुल पास जमीन पर गिरती है और मिट्टी में एक गहरी दरार बना देती है। लूकस का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका है। वो पीछे गिरकर जमीन पर बैठ जाता है। उसके रोब का किनारा एक ही स्लैश में कट चुका है। अगर अटैक बस थोड़ा सा और पास होता तो उसकी पूरी टांग कट जाती। आसपास खड़े सब लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं।
अज़योर साइट मैंटिस धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है। उसकी खून जैसी लाल आंखें सीधा मुझ पर टिक जाती हैं। मैं मेन वैली के एज पर खड़ा हूँ। मेरे आसपास 5 स्वॉर्ड्स हवा में तैर रही हैं। 3 पुरानी स्वॉर्ड्स, 2 नहीं, और उनमें से 2 पर हल्की हल्की थंडर रून्स चमक रही हैं। फॉर्मेशन डिस्क मेरी पाम में धीरे धीरे घूम रहा है। रिया मेरे पीछे खड़ी सब कुछ देख रही है। उसकी सांसें धीमी और संभली हुई हैं। लूकस जमीन पर बिखरी हालत में बैठा है। वो मेरी तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक साथ कई इमोशंस हैं, शॉक, बेइज्जती का गुस्सा और कहीं ना कहीं एक राहत जिसे वो कभी मानेगा नहीं। मैं उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता। मैं बस अज़योर साइट मैंटिस को देखकर सीधा कहता हूँ, तुम लोग अपना गेम खेल चुके, अब मेरी बारी है। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही पूरी वैली एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। जो लोग अभी तक घबराकर भाग रहे थे सब एक साथ मेरी तरफ देखते हैं, कुछ शॉक में, कुछ वहीं जम जाते हैं और कुछ को तो यकीन ही नहीं होता। 5 स्वॉर्ड फॉर्मेशन पोजीशन कंफर्म, कंस्ट्रक्ट। 5 एलिमेंट माइनस स्वॉर्ड अरे, कंस्ट्रक्ट। एक गहरी हमिंग आवाज गूंजती है। 5 स्वॉर्ड्स एक साथ गूंज उठती हैं। जमीन के अंदर बिखरी हुई लो ग्रेड स्पिरिट सैंड सिल्वर ग्रे लाइट से चमक उठती है। घास और पत्थरों की दरारों के बीच फॉर्मेशन एनर्जी की लाइंस उभर आती हैं। पूरा वैली फ्लोर ऐसा चमकने लगता है जैसे किसी ने रोशनी से बना हुआ एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड अरे खींच दिया हो। 5 स्वॉर्ड अरे सिर्फ 2 एक्स्ट्रा स्वॉर्ड्स ऐड कर देने का नाम नहीं है। हर स्वॉर्ड की अपनी अलग पोजीशन होती है। एक फुटिंग सील करती है, 2 जॉइंट्स पर अटैक करती है, एक फोर्स को रीडायरेक्ट करती है और आखिरी स्वॉर्ड फिनिशिंग ब्लो के लिए पावर गैदर करती है। जैसे ही अरे एक्टिवेट होता है एनिमी का हर कदम मेरी बनाई हुई पथ पर चलने लगता है। स्वॉर्ड प्रेशर उसे धीरे धीरे वहीं ढकेलती है जहां मैं चाहता हूं। वो जो भी मूव करता है उसका हिसाब पहले से अरे में सेट होता है। इसी वजह से स्वॉर्ड अरे मास्टर इतना डेंजरस होता है। बात स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ की नहीं होती, बात ये होती है कि पूरे अरे का हर इंच किसी न किसी ब्लेड के कंट्रोल में होता है। अज़योर साइट मैंटिस को भी डेंजर का एहसास हो जाता है। वो एक तेज चीख निकालता है, दोनों साइड्स अपने सामने क्रॉस कर लेता है। अगले ही पल वो सीधा मेरी तरफ चार्ज करता है, बहुत फास्ट, इतना फास्ट कि आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है। रेज मोड में बॉस किसी भी कॉमन मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग लेवल पर होता है। मुझे बस एक ब्लू ब्लैक शैडो दिखाई देती है और अगले ही पल उसकी साइट मेरे सामने होती है। मैं एक कदम पीछे होता हूँ और सबसे आगे वाली बेसिक आयरन स्वॉर्ड की तरफ इशारा करता हूँ। स्वॉर्ड 1 ऑफ 5 सील फुटिंग। एक हमिंग आवाज के साथ स्वॉर्ड जोर से जमीन में धंस जाती है। स्वॉर्ड एनर्जी जमीन के अंदर से साइड में दौड़ जाती है। 3 ओवरलैपिंग कट्स जमीन से उभर आते हैं और बिल्कुल उस जगह को सील कर देते हैं जहां मैंटिस का अगला कदम पड़ने वाला होता है। मैंटिस फिर भी आगे बढ़ता है। जैसे ही उसका पिछला पैर स्वॉर्ड जोन में पड़ता है जमीन से 2 स्वॉर्ड एनर्जी आर्क्स अचानक बाहर निकलती हैं और सीधा उसकी लेग्स पर स्लैश करती हैं। चिंगारियां हर तरफ उड़ जाती हैं। उसकी मूवमेंट एक पल के लिए रुक जाती है, सिर्फ एक पल, लेकिन मेरे लिए वही काफी है। मैं अपना हाथ उठाकर नीचे दबा देता हूँ। स्वॉर्ड 2 स्ट्राइक जॉइंट। दोनों थंडर आयरन स्वॉर्ड्स एक साथ हवा को चीरते हुए निकलती हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से। थंडर रून्स उनकी ब्लेड्स पर चमक उठती हैं। दोनों एक ही वक्त पर मैंटिस के जॉइंट्स पर वार करती हैं। क्लिंग क्लिंग क्लिंग। चिंगारियां हर तरफ फैल जाती हैं। उसके लेफ्ट जॉइंट पर पहले से बनी क्रैक और भी गहरी हो जाती है। दर्द से मैंटिस एक जोर की चीख निकालता है। गुस्से में वो अपनी बड़ी साइट पूरी ताकत से घुमाता है। मैं तुरंत पीछे जंप करता हूँ। ब्लेड मेरी चेस्ट से सिर्फ कुछ इंच दूर से गुजरती है और मेरे कपड़ों को चीर देती है। मौत की ठंडी हवा मेरी स्किन को छू कर निकल जाती है। बस थोड़ा सा और मेरा शरीर 2 टुकड़ों में बट जाता। आसपास खड़े सब लोग एक साथ सांस रोक लेते हैं। रिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। काई, वो जोर से चिल्लाती है। मैं कोई जवाब नहीं देता। मुझे अपना फोकस एक पल के लिए भी नहीं तोड़ना। 5 एलिमेंट माइनस स्वॉर्ड अरे ट्रायड स्वॉर्ड फॉर्मेशन से कहीं गुना ज्यादा स्पिरिट कंज्यूम करता है। हर बार जब फॉर्मेशन डिस्क घूमता है ऐसा लगता है जैसे मेरी स्पिरिट का एक हिस्सा जोर से खींच लिया गया हो, लेकिन इसकी पावर भी उससे कई गुना ज्यादा है। अब मुझे समझ आ गया है कि लोग क्यों कहते हैं स्वॉर्ड अरे मास्टर पूरी दौलत खा जाता है। अरे जितना पावरफुल होगा उतनी ही ज्यादा स्वॉर्ड्स चाहिए होंगी और उतना ही ज्यादा खर्चा होगा। अगर रिसोर्सेज ना हो तो इस क्लास को चलाना नामुमकिन है। अज़योर साइट मैंटिस फिर से मेरी तरफ चार्ज करता है। मैं 5 स्वॉर्ड्स को लगातार उनकी पोजीशंस के बीच रोटेट करता रहता हूँ। सील फुटिंग, स्ट्राइक जॉइंट, रीडायरेक्ट फोर्स, ब्लॉक साइट, गैदर द किल। 5 स्वॉर्ड्स बिना रुके मेरे आसपास घूमती रहती हैं। ब्लेड लाइट और मैंटिस की साइड्स बार बार टकराती हैं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। चिंगारियां पूरी वैली में लगातार उड़ रही हैं। मैं हर कदम पीछे हट रहा हूँ, लेकिन मेरा हर कदम बिल्कुल फॉर्मेशन लाइन पर ही पड़ता है और मैंटिस का हर कदम उसकी शेल पर एक नई क्रैक छोड़ देता है। लेकिन मेरी हालत भी अच्छी नहीं है। मेरी चेस्ट भारी होने लगी है। सिर में तेज दर्द की लहरों जैसी चुभन उठ रही है। मेरी स्पिरिट बहुत तेजी से खत्म हो रही है। अगर फाइट और लंबी चली तो मैंटिस से पहले मेरा स्वॉर्ड एरे टूट जाएगा। रिया ये सब देख लेती है। वो दांत भींचकर अपना स्टाफ उठाती है। हल्की सी ग्रीन लाइट मुझ पर गिरती है। वो धीरे से चांट करती है, वुड स्पिरिट रेस्टोरेशन। एक नरम सी गर्माहट मेरे शरीर में दौड़ जाती है। ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे सिर का दर्द कुछ पल के लिए हल्का हो जाता है। मैं धीरे से कहता हूँ थैंक्स। रिया का चेहरा सफेद पड़ चुका है, फिर भी वो हल्की सी मुस्कुराती है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए बर्डन नहीं बनूंगी। अज़योर साइट मैंटिस पूरी तरह लेज में आ जाता है। उसकी बैक की शेल अचानक खुल जाती है। अंदर से एक ट्रांसल्यूसेंट विंग्स की पैर बाहर निकलती है। विंग्स जोर से वाइब्रेट करती हैं। उसकी स्पीड एक बार फिर बढ़ जाती है। मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। सेकंड रेज फेस। इस बॉस के पास दूसरा बर्जर्क स्टेज भी है। अगले ही पल मैंटिस अपनी जगह से गायब हो जाता है। मैं उसकी मूवमेंट देख भी नहीं पाता, सिर्फ इंस्टिंक्ट
के भरोसे मैं 5 स्वॉर्ड्स को तुरंत अपने पास बुला लेता हूँ। 5 स्वॉर्ड कार्ड। 5 स्वॉर्ड्स एक पल में मेरे सामने क्रॉस पोजीशन में आ जाती हैं। थड़ाम! एक बेहद भयानक फोर्स उनसे टकराती है। 5 स्वॉर्ड्स एक साथ दूर उछल जाती हैं। मैं भी 10 से ज्यादा कदम पीछे उड़कर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता हूँ। पत्थर पर एक बड़ी क्रैक पड़ जाती है। मेरे मुंह में खून का टेस्ट भर जाता है। होंठ के कोने से खून की पतली धार बहने लगती है। आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। ये नहीं रोक पाएगा, काई भी इसे नहीं रोक सकता। सब लोग अपने टैलिस्मैन्स तोड़ दो, अगर अभी नहीं भागे तो देर हो जाएगी। ल्यूकस कुछ दूर बैठा सब देख रहा है। उसका चेहरा अजीब सा हो गया है। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। कुछ ही देर पहले उसकी पूरी टीम टूट चुकी थी और अब वो मुझे अकेला इस बॉस के सामने खड़ा देख रहा है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा इमोशन उभर कर आता है, एक ऐसा एहसास जिसे वो खुद भी कभी मानेगा नहीं। लेकिन मैंटिस मुझे एक पल की भी मोहलत नहीं देता। वो फिर से चार्ज करता है। इस बार उसकी साइड सीधा मेरे सर की तरफ उठती है। रिया का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। काय, पीछे हटो। लेकिन मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि सेकंड रेज फेज के बाद उसकी शेल पूरी तरह खुल चुकी है और उसके अंदर छिपा हुआ डार्क ग्रीन कोर अब साफ दिख रहा है। मैं अपने होंठ से खून पोंछकर धीरे से बोलता हूँ, मिल गया। मेरे सामने सिस्टम शॉप खुल जाता है। बेसिक स्वॉर्ड एरे कोर 500 गोल्ड। कंफर्म परचेज। मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, परचेज। गोल्ड स्पेंट 500। बेसिक स्वॉर्ड एरे कोर रिसीट। अंगूठे जितना एक सिल्वर कोर मेरी पाम में आ जाता है। मैंटिस अब मुझसे सिर्फ 30 फीट दूर है। उसकी साइड हवा को चीरते हुए मेरी तरफ आ रही है। मौत की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही है। मैं उस कोर को सीधा फॉर्मेशन डिस्क के बीच में दबा देता हूँ। सिस्टम प्रॉम्प्ट, एम्बेड इनटू 5 एलिमेंट माइनस स्वॉर्ड एरे। मैं एक पल भी नहीं रुकता। एम्बेड। बूम! फॉर्मेशन डिस्क एकदम से चमक उठता है। जो स्वॉर्ड एरे टूटने के किनारे पर था वो एक ही पल में पूरी तरह स्टेबल हो जाता है। जमीन पर बनी फॉर्मेशन लाइंस पहले से कई गुना ज्यादा रोशनी छोड़ने लगती हैं। 5 स्वॉर्ड्स एक साथ गूंज उठती हैं। उनकी आवाज बिल्कुल वैसे लगती है जैसे सोए हुए किसी जानवर ने अभी अभी अपनी आंखें खोली हों। मैं अपना हाथ उठाता हूँ। 5 स्वॉर्ड्स एक साथ हवा में उठ जाती हैं। 5 फॉर्मेशन लाइंस हवा में मिलकर एक पतली सी ब्लेड लाइट बना देती हैं। वो ब्लेड लाइट बहुत बड़ी नहीं है लेकिन इतनी तेज है कि उसके आसपास की स्पिरिट एनर्जी तक 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। अज़्योर साइथ मैंटिस की बड़ी साइथ अब मेरे सर से आधे फुट से भी कम दूर रह गई है। 5 स्वॉर्ड्स कन्वर्ज। ब्लेड लाइट सीधा नीचे गिरती है। अज़्योर साइथ मैंटिस मेरे सामने ही जम जाता है। उसकी साइथ हवा में ही रुक जाती है। उसकी कंपाउंड आइज की लाल चमक धीरे धीरे बुझने लगती है। उसकी दोनों आंखों के बीच से लेकर उसकी बैक तक एक पतली सी लाइन उभर आती है। क्रैक! अंदर छिपा हुआ कोर टूट जाता है। अगले ही पल उसकी विशाल बॉडी जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ती है। थड़ा! पूरी जमीन कांप जाती है। वैली एकदम खामोश हो जाती है। हर एक इंसान पहले मुझे देखता है, फिर जमीन पर पड़ी एज़्योर साइथ मैंटिस की बॉडी को। कोई कुछ नहीं बोलता। बोलने की हिम्मत भी किसी में नहीं बची। जिस बॉस को लूकस और उसकी 12-13 लोगों की टीम मिलकर भी नहीं हरा पाई, उसे मैंने अकेला किल कर दिया। अब सबको अंदाजा हो गया था कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। मैं गहरी सांस छोड़ता हूँ। मैंटिस की बॉडी धीरे धीरे लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलने लगती है। लाइट गायब होने के बाद जमीन पर सिर्फ कुछ चीजें बची रहती हैं। हल्की ब्लू ग्रीन ग्लो वाली एक स्किल बुक, एक डार्क ग्रीन कोर और कागज जितनी पतली ब्लू ग्रीन साइथ ब्लेड। एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशंस गूंजने लगती हैं। किल कंफर्म्ड, लेवल 5 बॉस, एज़्योर साइथ मैंटिस, गोल्ड अर्न्ड 500, स्किल बुक अर्न्ड, गेल ब्लेड शैडो, मटीरियल अर्न्ड, एज़्योर लोटस कोर 1, मटीरियल अर्न्ड, एज़्योर लोटस थिन ब्लेड 1, फर्स्ट बॉस स्किल बोनस, एक्स्ट्रा स्वॉर्ड स्लॉट 1, लेवल अप, लेवल 4, स्पिरिट +4, एजिलिटी +2, 2 फ्री स्टैट पॉइंट्स अर्न। मैं झुककर सारी ड्रॉप्स को सीधा सिस्टम स्टोरेज में स्टोर कर लेता हूँ। एक स्किल बुक, एक कोर, एक साइथ ब्लेड और 500 गोल्ड। हर चीज पूरी तरह वर्थ थी। लूकस अब भी जमीन पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका है। वो मेरी तरफ देखता है। उसके होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसकी बेइज्जती अपनी हद पार कर चुकी थी। कुछ देर पहले उसकी पूरी टीम मैंटिस के सामने टूट गई थी और मैंने उसी बॉस को अकेला किल कर दिया। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये उसके घमंड को मिट्टी में मिला देने जैसा था। मैं चलकर उसके सामने रुकता हूँ। लूकस बिना सोचे एक कदम पीछे सरक जाता है। जैसे ही वो पीछे हटता है, आसपास खड़े सब लोग उसी को देखने लगते हैं। लूकस को भी तुरंत एहसास हो जाता है कि उसने क्या कर दिया। उसका चेहरा तुरंत लाल पड़ जाता है। वो खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। मैंटिस के आखिरी अटैक ने सिर्फ उसकी बॉडी नहीं, उसका हौसला भी तोड़ दिया था। मैं उसकी तरफ देखकर सीधा कहता हूँ, अब देख लिया। लूकस का पूरा शरीर हल्का सा कांप उठता है। उसे ये लाइन याद आ जाती है। हॉल में उसने मुझसे मजाक उड़ाते हुए यही बात कही थी। उसने पूछा था मैं स्वॉर्ड अरे किस चीज से बनाऊंगा। अब उसने देख लिया। 5 स्वॉर्ड्स, एक स्वॉर्ड अरे और एक मरा हुआ बॉस। आसपास खड़े सब लोग भी बिल्कुल चुप हैं। यही लोग कह रहे थे कि मैं पागल हूँ। कह रहे थे कि मेरे जैसे गरीब को स्वॉर्ड अरे मास्टर चूज करने का कोई हक नहीं। कह रहे थे अर्ली गेम में ये क्लास बेकार है। और अब उनमें से कोई भी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। रिया थोड़ी दूर खड़ी मुझे देखती रहती है। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही है। उसी वक्त ट्रायल खत्म होने की अनाउंसमेंट होती है। ट्रायल पीरियड एंड्स, स्कोर टैलिंग बिगिंस। हर जेड टैलिस्मैन एक साथ चमक उठता है। लीडर बोर्ड सबके सामने आ जाता है। फर्स्ट प्लेस काई, स्कोर 1860। सेकंड प्लेस लूकस, स्कोर 420। थर्ड प्लेस रिया, स्कोर 310। फोर्थ प्लेस जियाओ युआन, स्कोर 290। पूरा वैली इतना शांत हो जाता है कि सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। सबकी नजर लीडर बोर्ड के सबसे ऊपर लिखे
लिखे एक नाम पर टिक जाती है, काई। सिर्फ 3 घंटे पहले यही लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और अब वो 1860 स्कोर के साथ सबसे ऊपर खड़ा है, सबसे बहुत आगे। सेकंड प्लेस पर लूकस के सिर्फ 420 पॉइंट्स हैं, मेरे स्कोर का चौथा हिस्सा भी नहीं। रिया जब अपना नाम थर्ड प्लेस पर देखती है तो वो भी कुछ पल के लिए जम जाती है। उसने पूरे ट्रायल में सिर्फ मेरा साथ दिया था, मॉन्स्टर्स की लोकेशन बताई थी, हीलिंग और सपोर्ट दिया था। सिर्फ उस सपोर्ट से ही वो टॉप 3 में आ गई। लूकस बिना पलक झपकाए लीडर बोर्ड को देखता रहता है। उसके चेहरे का रंग सफेद से ग्रे और फिर बिल्कुल बेजान पड़ जाता है। वो हार चुका है, इतनी बुरी तरह हारा है कि अब उसके पास कोई बहाना भी नहीं बचा। लीडर बोर्ड झूठ नहीं बोलता और स्कोर किसी की इज्जत बचाकर नहीं रखता। टेलीपोर्टेशन लाइट चमक उठती है, सब लोग ट्रायल रियम से बाहर जाने वाले हैं। मैं उस रोशनी के बीच खड़ा हूँ और एक बार लूकस की तरफ देखता हूँ। वो अब भी जमीन पर बिखरी हालत में बैठा है, उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही हैं। रोशनी मेरी नजर को ढकने से एक पल पहले पास खड़ा कोई धीरे से बोलता है, किसने कहा था स्वॉर्ड अरे अर्ली गेम में बेकार होता है? ये आदमी नहीं, मॉन्स्टर है। टेलीपोर्टेशन लाइट धीरे धीरे गायब हो जाती है। मैं दोबारा हॉल ऑफ क्लास अवेकनिंग में खड़ा हूँ। मेरे पैरों के नीचे चमकते सफेद जेड टाइल्स हैं, ऊपर स्पिरिट लैंटर्न्स लटक रही हैं। हॉल अब भी लोगों से भरा हुआ है, लेकिन 3 घंटे पहले जैसा माहौल बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 3 घंटे पहले मैं इसी जगह खड़ा था। उस वक्त सब मुझ पर हंस रहे थे, मेरी गरीबी पर हंस रहे थे, मुझे पागल कह रहे थे। कह रहे थे कि जो लड़का एक टाइम का खाना भी मुश्किल से अफोर्ड कर सकता है, उसने दुनिया की सबसे महंगी क्लास चूज कर ली। कुछ लोगों ने बेट लगाई थी कि मैं 30 मिनट भी सर्वाइव नहीं करूंगा। कुछ ने इसे सीधा सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहा था। और अब इस पूरे हॉल में एक भी इंसान हंस नहीं पा रहा, क्योंकि लीडर बोर्ड अब भी सबके सामने हवा में लटक रहा है और सबसे ऊपर लिखा हुआ नाम मेरा है। फर्स्ट प्लेस काई, स्कोर 1860। प्रोफेसर एडम लीडर बोर्ड के नीचे खड़े हैं, उनका चेहरा बिल्कुल जम गया है। वो पहले मुझे देखते हैं, फिर लीडर बोर्ड को, जैसे पहली बार मुझे सच में देख रहे हों। लूना अवेकनिंग स्टोन के पास खड़ी है, उसके हाथ में अब भी जेड रिकॉर्ड टैबलेट है, पेन हवा में ही रुका हुआ है। वो पेज पर लिखना ही भूल गई है। पहली बार उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में असली हैरानी दिख रही है। एक के बाद एक स्टूडेंट्स टेलीपोर्ट होकर हॉल में वापस आने लगते हैं। कोई सफेद पड़ा हुआ है, किसी के कपड़े फटे हुए हैं और कुछ तो लैंड होते ही थककर जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन हॉल में आते ही सबसे पहले वो खुद को नहीं संभालते। सबसे पहले उनकी नजर लीडर बोर्ड पर जाती है और एक एक करके सब चुप हो जाते हैं। एक स्टूडेंट लीडर बोर्ड को घूरते हुए धीरे से बोलता है, काई फर्स्ट प्लेस? वो तो आज ही स्वॉर्ड एरे मास्टर बना है ना? स्वॉर्ड एरे मास्टर इतना स्कोर कैसे ला सकता है? और वो तो बहुत करीब भी है। तभी एक स्टूडेंट जिसने पूरी फाइट अपनी आंखों से देखी थी धीरे से बोलता है, उसने अज्योर साइथ मेंटिस को किल किया। उसके पास खड़ा लड़का तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है। क्या? वो लड़का मुश्किल से थूक निकलता है। साफ दिख रहा है कि वो अभी तक उस आखिरी अटैक के शॉक से बाहर नहीं निकला। सब कुछ ऐसे हुआ, लूकस ने 1 डजन से ज्यादा लोगों की टीम बनाई थी बॉस को किल करने के लिए। शील्ड गार्डियंस, मेजेस, मेले फाइटर्स, हीलर्स सब थे। शुरू में वो बॉस को रोक भी रहे थे, लेकिन जैसे ही बॉस लेज मोड में गया पूरी टीम टूट गई। लूकस खुद मरने वाला था। वो बोलते बोलते मेरी तरफ देख लेता है, फिर धीरे से कहता है, उसके बाद काई अकेला आगे बढ़ा। 5 स्वॉर्ड्स, 1 स्वॉर्ड एरे, सिर्फ 1 अटैक और बॉस खत्म। इतना सुनते ही पूरा हॉल बिल्कुल चुप हो जाता है। जिन्होंने फाइट नहीं देखी थी वो सब वहीं के वहीं जम जाते हैं। मेरी तरफ देखने का उनका तरीका बदल जाता है। पहले कंफ्यूजन, फिर शॉक और आखिर में एक ऐसा डर जिसे वो शब्दों में बयान भी नहीं कर पाते। तभी लूकस भी टेलीपोर्ट होकर हॉल में वापस आता है। जमीन पर लैंड होते ही उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसके महंगे रोब्स कई जगह से फट चुके हैं। शोल्डर पर अब भी सूखा हुआ खून लगा हुआ है। उसका चेहरा आज से ज्यादा बुरा कभी नहीं लगा। सिर्फ 3 घंटे पहले वो इसी हॉल में घमंड से खड़ा था और अब वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। हॉल में खड़े कई लोग चुपचाप लूकस के चेहरे की तरफ देखते हैं। लूकस का चेहरा और भी काला पड़ जाता है। उसे हार से इतना डर नहीं लगता जितना इस बात से कि सबको पता चल गया है वो मुझसे हारा है, उसी लड़के से जिसका उसने सबके सामने मजाक उड़ाया था। कोई धीरे से बोलता है, यंग मास्टर लूकस तो कह रहा था कई 30 मिनट भी सर्वाइव नहीं करेगा। दूसरा जवाब देता है, और अब कई फर्स्ट प्लेस पर है, लूकस सेकंड। तीसरा धीरे से बोलता है, ध्यान से देख, लूकस का स्कोर तो कई के स्कोर का चौथा हिस्सा भी नहीं है। कोई और बोल उठता है, मैंने सुना है कई ने उसकी थंडररून स्वॉर्ड भी तोड़ दी थी। दूसरा तुरंत कहता है, सिर्फ तोड़ा नहीं, उसे पिघलाकर अपनी स्वॉर्ड्स रीइंफोर्स कर ली। लूकस का सर एक झटके से उठता है। उसकी आंखें इतनी खतरनाक लग रही हैं कि गॉसिप करने वाले स्टूडेंट्स तुरंत चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे सब कुछ बता चुके हैं। पहले लोग लूकस से डरते थे, अब भी ब्रेसन फैमिली की पावर से डरते हैं, लेकिन लूकस के लिए जो रिस्पेक्ट था वो पूरी तरह टूट चुका है। प्रोफेसर एडम आखिर होश में आते हैं। वो सीधा मेरी तरफ चलकर आते हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी फीलिंग्स हैं। काई, क्या तुमने सच में अज्योर साइथ मेंटिस को किल किया? मैं सीधा जवाब देता हूँ, हाँ। प्रोफेसर एडम एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। वो और भी बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन कोई शब्द उनके मुंह से निकलता ही नहीं। लूना भी मेरी तरफ चलकर आती है। इस बार उसकी नजर पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। पहले उसकी आंखों में मेरे लिए सिंपैथी थी, कंसर्न था। उसे लगता था मैंने गलत रास्ता चूज किया है, लेकिन अब उसकी नजर में सिर्फ सीरियसनेस है। वो पूछती है, काई, ट्रायल में तुमने पहले ट्राइड शॉर्ट फॉर्मेशन यूज की थी? मैं सिर हिला देता हूँ। शुरू में हाँ, बाद में मैंने टेम्पररी 5 शॉर्ट फॉर्मेशन बना ली। लूना की आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। 5 शॉर्ट फॉर्मेशन? तुमने पहले ही दिन 5 शॉट्स कंट्रोल कर ली? जैसे ही ये शब्द हॉल में गूंजते हैं, कई इंस्ट्रक्टर्स के चेहरे एक साथ सफेद पड़ जाते हैं। क्लास अवेकनिंग के तुरंत बाद ही 5 शॉट्स कंट्रोल कर ली? हॉल में
में खड़े इंस्ट्रक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनमें से एक धीरे से बोलता है, इसकी स्पिरिट स्ट्रेंथ का कोई हिसाब ही नहीं बैठता। दूसरा तुरंत कहता है, एक नॉर्मल स्वॉर्ड एरे मास्टर के लिए इस स्टेज पर 3 स्वॉर्ड्स को स्टेबल रखना ही बहुत बड़ी बात होती है और इसने तो 5 स्वॉर्ड्स के साथ पूरा एरे बना दिया। तीसरा धीरे से बोलता है, अब समझ आया उसने एज़्योर साइथ मैंटिस को कैसे किल किया। प्रोफेसर एडम भी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। वो मुझे देखते रहते हैं, उनकी नजर और भी गहरी हो जाती है। स्वॉर्ड एरे मास्टर रिसोर्सेज जरूर बहुत कंज्यूम करता है, ये बात सच है, लेकिन अगर कोई पहले ही दिन 5 स्वॉर्ड्स कंट्रोल कर सके तो बात ही अलग हो जाती है। इसका मतलब है असली टैलेंट, फर्स्ट रेट टैलेंट। और अगर ऐसे टैलेंट को सही रिसोर्सेज मिल गए तो उसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होगी। उसी वक्त अवेकनिंग स्टोन दोबारा चमक उठता है। उसके ऊपर एक बड़ा गोल्डन लाइट स्क्रीन खुल जाता है। ट्रायल रिवॉर्ड टैली, फर्स्ट प्लेस स्काई, रिवॉर्ड 1000 गोल्ड, रिवॉर्ड 1 बेसिक टियर स्वॉर्ड ऑफ चॉइस, रिवॉर्ड 3 days एक्सेस टू एज़्योर क्लाउड एकेडमी एडवांस ट्रेनिंग चेंबर, रिवॉर्ड 1 इनर एकेडमी ट्रायल स्लॉट। इतना देखते ही पूरा हॉल शोर से भर जाता है। इनर एकेडमी ट्रायल स्लॉट, ये तो नॉर्मली आउटर एकेडमी ग्रैंड टूर्नामेंट के टॉप 3 को मिलता है और इसे पहले ही दिन मिल गया, ये तो हद से ज्यादा है। फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड मिलना नॉर्मल बात ही, लेकिन इनर एकेडमी ट्रायल स्लॉट साफ दिख रहा था कि स्पेशली ऐड किया गया है। मैं गोल्डन स्क्रीन को देखता हूँ, मेरे दिल की धड़कन हल्की सी तेज हो जाती है। 1000 गोल्ड, एक बेसिक टियर स्वॉर्ड, एडवांस ट्रेनिंग चेंबर के 3 दिन और इनर एकेडमी ट्रायल स्लॉट, ये चारों चीजें अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे ज्यादा स्वॉर्ड, मेरी करंट स्वॉर्ड्स अभी भी बहुत वीक हैं। 5 एलिमेंट माइनर स्वॉर्ड एरे से मैंने मैंटिस को जरूर किल किया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास फॉर्मेशन डिस्क था, एरे कोर था और मैंने उसका वीक पॉइंट सेकंड रेज फेज के बाद परफेक्टली टाइम किया था। अगर मुझे इससे भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर मिल गया तो शायद मेरी ये पुरानी स्वॉर्ड्स ही टूट जाएंगी। लूना अपना हाथ उठाती है, उसकी पाम में एक ब्लैक वुडन बॉक्स आ जाता है। वो बॉक्स खोलती है, अंदर एक स्टोरेज रिंग रखी होती है। वो मुझे देते हुए कहती है, ये फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड है, गोल्ड और ट्रेनिंग चेंबर टोकन दोनों इसके अंदर हैं। बेसिक टियर स्वॉर्ड तुम बाद में एकेडमी स्वॉर्ड वॉल्ट से खुद चूज कर सकते हो। मैं स्टोरेज रिंग ले लेता हूँ, वो टच करने में ठंडी लगती है। मैं अपनी स्पिरिट सेंस उसके अंदर भेजता हूँ। सच में उसमें 1000 गोल्ड और एक ब्लू ग्रीन ट्रेनिंग चेंबर टोकन रखा हुआ है। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन भी आ जाती है, लार्ज गोल्ड सम डिटेक्टेड, सिस्टम स्टार प्रोग्रेस इंक्रीज्ड, करंट प्रोग्रेस 1 स्टार 30%, नोट 2 स्टार सिस्टम अनलॉक होते ही गोल्ड ड्रॉप रेट और बढ़ जाएगा, साथ ही एक नया करेंसी टाइप भी अनलॉक होगा। मेरी आंखें हल्की सी चमक उठती हैं। 2 स्टार, सिर्फ 1 स्टार सिस्टम नहीं मेरी जिंदगी बदल दी। अगर 2 स्टार अनलॉक हो गया तो मॉन्स्टर्स और ज्यादा गोल्ड देंगे और एक नई करेंसी भी मिलेगी। स्वॉर्ड एरे मास्टर के रूप में मेरी ग्रोथ और भी तेज होने वाली है। थोड़ी दूर लूकस अब भी स्टोरेज रिंग को घूर रहा है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी हैं। उसके हिसाब से वो रिवॉर्ड उसका होना चाहिए था, आज का फर्स्ट प्लेस उसी का होना चाहिए था और अब सब कुछ मेरे पास आ गया। अचानक वो जोर से बोलता है, स्टुअर्ट लूना, मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। हॉल एक पल में चुप हो जाता है, सबकी नजर लूकस पर टिक जाती है। लूना शांत आवाज में पूछती है, तुम किस बात को एक्सेप्ट नहीं करते? लूकस तुरंत बोलता है, ये सिर्फ आज ही स्वॉर्ड एरे मास्टर बना है, इसके लिए एज़्योर साइथ मैंटिस को किल करना इम्पॉसिबल है। इसने ट्रायल रियल्म के रूल्स के बाहर की कोई चीज यूज की होगी, वरना इसकी टूटी फूटी स्वॉर्ड्स कभी बॉस को नहीं मार सकती। उसकी बात सुनकर हॉल में कुछ लोगों के चेहरे पर फिर से शक दिखने लगता है। बात तो सही है, आज ही अवेकन हुआ है, एक कॉपर कॉइन तक नहीं था इसके पास और अचानक इतना स्ट्रॉन्ग, यकीन करना मुश्किल है। लूकस मौका देखकर और जोर से बोलता है, मैं एकेडमी से ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करता हूँ। जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती मैं इस ट्रायल का रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्रोफेसर एडम का चेहरा सख्त हो जाता है। लूकस, ट्रायल रियल्म के स्कोर्स खुद रियल्म की फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होते हैं, उनमें गलती की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। लूकस तुरंत जवाब देता है, स्कोर सही हो सकता है लेकिन चीटिंग भी तो हो सकती है। मैं सीधा उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, लूकस, जब तुम मेरा मटेरियल चुरा रहे थे तब किसी ने तुम पर चीटिंग का इल्जाम नहीं लगाया। जब तुम 1 डजन से ज्यादा लोगों को लेकर बॉस पर टूट पड़े तब भी किसी ने चीटिंग नहीं बोली, और अब जब मैंने बॉस को अकेले किल कर दिया और तुम हार गए तो अचानक चीटर मैं बन गया। लूकस का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। बात को घुमाओ मत, तुम बस एक गरीब आदमी हो। हॉल में सबकी नजर अब भी मुझ पर टिकी हुई थी। लूकस दांत भींचकर बोलता है, तुम्हारे पास स्वॉर्ड एरे के रिसोर्सेज आए कहां से? इतना एरे कंट्रोल और वेपन मास्टरी तुमने हासिल कैसे की? मैं सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं? लूकस का चेहरा और भी खराब हो जाता है। हॉल का माहौल और भी भारी हो उठता है। अब काफी लोग लूकस को ही अजीब नजर से देख रहे थे। अगर कोई और शक करता तो शायद लोग उसकी बात सुनते, लेकिन लूकस अलग था। वो ट्रायल रियल में मुझसे सीधा हारा था और ऊपर से उसकी जान भी मैंने ही बचाई थी। ट्रायल खत्म होते ही उसने अपनी गलती देखने के बजाय सीधा मुझ पर इल्जाम लगा दिया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मैं हार मान ही नहीं सकता। जिस वक्त हॉल का टेंशन अपनी हद पर पहुंचता है, अंदर की तरफ से एक बुजुर्ग आवाज गूंजती है, बस बहुत हो गया। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी लेकिन हॉल में मौजूद हर इंसान के कानों तक साफ पहुंची। एक पल में पूरा हॉल बिल्कुल चुप हो गया। लूना का चेहरा बदल जाता है। प्रोफेसर एडम तुरंत सिर झुका देते हैं। हेडमास्टर, हॉल के अंदर गहराई में बना एक भारी स्टोन डोर धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है। उसने ग्रे रोब्स पहने हुए हैं, हाथ में लकड़ी का स्टाफ है, सफेद और ग्रे बाल। पहली नजर में वो बिल्कुल आम बुढ़े आदमी जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं हॉल के सारे इंस्ट्रक्टर्स गहरा झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। ये थे अज़्योर क्लाउड एकेडमी के हेडमास्टर मास्टर लू। वो ना लूकस को देखते हैं ना किसी और को। उनकी नजर सीधा मुझ पर टिक जाती है। उनकी आंखें उम्र की वजह से धुंधली जरूर हैं, लेकिन ऐसा
ऐसा लगता है जैसे वो मेरे फॉर्मेशन डिस्क के पार देखकर मेरी रूह तक देख सकते हो। मेरे दिल की धड़कन हल्की सी तेज हो जाती है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता। मास्टर लू कुछ देर तक मुझे देखते रहते हैं, फिर अचानक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। अभी अभी अवेकन हुआ और पहले ही दिन 5 स्वॉर्ड अरे बना लिया। प्रेशर में भी बिल्कुल स्टेबल रहा। इंटरेस्टिंग। लूकस को जैसे सहारा मिल जाता है। वो तुरंत बोल पड़ता है, हेडमास्टर, इसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। मास्टर लू बस एक बार उसकी तरफ देखते हैं, सिर्फ एक नजर, और लूकस के मुंह से बाकी सारे शब्द वहीं रुक जाते हैं। मास्टर लू शांत आवाज में बोलते हैं, हार को एक्सेप्ट ना कर पाना हार से भी ज्यादा शर्मनाक होता है। लूकस का चेहरा एक पल में सफेद पड़ जाता है, उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन वो दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं करता। मास्टर लू उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और फिर मेरी तरफ मुड़ते हैं। काई, मेरे साथ आओ। हॉल में दोबारा हल्की सी हलचल मच जाती है। हेडमास्टर का पर्सनल बुलावा। ये कोई नॉर्मल रिवॉर्ड नहीं था। अकेडमी में कई स्टूडेंट्स पूरे 3 साल पढ़ते हैं और एक बार भी हेडमास्टर से सीधी बात नहीं कर पाते, और मुझे ट्रायल के पहले ही दिन हेडमास्टर ने खुद बुला लिया। सबकी नजर फिर से मेरी तरफ मुड़ जाती है। जलन, हैरानी, शौक और साथ ही असली रिस्पेक्ट। मैं मास्टर लू के पीछे पीछे स्टोन डोर की तरफ चल पड़ता हूँ। दरवाजे ने घुसने ही वाला होता हूँ कि पीछे से लूकस की गुस्से से भरी आवाज आती है, काई, ये खत्म नहीं हुआ है। मैं चलना रोकता हूँ और आधा मुड़कर उसकी तरफ देखता हूँ। बिल्कुल नहीं हुआ। लूकस एक पल के लिए रुक जाता है। मैं बिल्कुल शांत आवाज में कहता हूँ, वैसे तुम्हारी वो स्वॉर्ड काफी काम की निकली, अगली बार और महंगी वाली लेकर आना। लूकस का चेहरा तुरंत लोहे जैसा काला पड़ जाता है। हॉल में खड़ा कोई स्टूडेंट अपनी हंसी रोक नहीं पाता। वो जोर से हंस पड़ता है और तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। मैं लूकस की तरफ दोबारा देखता भी नहीं। मैं स्टोन डोर के अंदर चला जाता हूँ। अंदर कोई नॉर्मल रूम नहीं था। ये एक छोटा सा फॉर्मेशन हॉल था। जमीन पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरे पैटर्न्स बने हुए थे। चारों तरफ की दीवारों पर पुरानी एंशिएंट स्वॉर्ड्स लगी हुई थी। हर स्वॉर्ड पर कई सालों के निशान थे। कुछ बीच से टूटी हुई थी, कुछ पूरी तरह जंग लगी हुई, कुछ की ब्लेड्स काली पड़ चुकी थी, लेकिन उन सब से निकलने वाली प्रेजेंस मेरी पुरानी स्वॉर्ड से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। मास्टर लू हॉल के बीच में जाकर रुक जाते हैं। वो मुड़ते भी नहीं, बस शांत आवाज में बोलते हैं, काई, बाहर सबने सिर्फ इतना देखा कि तुमने अज्योर साइथ मैंटिस को किल किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम सच में स्वॉर्ड अरे फॉर्मेशन को समझते हो? मैं चुप रहता हूँ। मास्टर लू अपना स्टाफ हल्की सी फोर्स से जमीन पर ठोकते हैं। पूरा फ्लोर एक पल में चमक उठता है। दीवारों पर लगी सारी एंशिएंट स्वॉर्ड्स एक साथ कांपने लगती हैं। 1, 3, 5, 10 कुल 12 एंशिएंट स्वॉर्ड्स दीवारों से अलग होकर धीरे धीरे हवा में उठ जाती हैं। सारी 12 एंशिएंट सोर्ड्स की टिप्स सीधा मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। एक तेज और धार वाली प्रेशर वेव पूरे हॉल में फैल जाती है। मेरे स्लीव्स हवा में जोर से फड़फड़ाने लगते हैं। मास्टर ल्यू धीरे से मेरी तरफ मुड़ते हैं। उनकी आंखों में साफ टेस्टिंग वाली चमक है। ये 12 ब्रोकन सोर्ड्स एरे है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम इसे ब्रेक नहीं कर पाए तो आज का बॉस किल सिर्फ किस्मत था, और अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो मैं तुम्हें खुद एक गिफ्ट दूंगा, ऐसा गिफ्ट जिसकी हर असली सोर्ड एरे मास्टर को जरूरत होती है। सारी 12 एंशिएंट सोर्ड्स एक साथ गूंज उठती हैं। पूरा चेंबर ठंडी किलिंग इंटेंट से भर जाता है। उसी वक्त मेरे सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, इनकम्प्लीट एरे डिटेक्टेड, 12 ब्रोकन सोर्ड्स एरे एनालिसिस अवेलेबल। स्पिरिट एनर्जी कंज्यूम करके एरे पैटर्न एनालाइज किया जा सकता है। मैं उन 12 सोर्ड्स को ध्यान से देखता हूँ। धीरे धीरे मेरे होठों पर मुस्कान आ जाती है। हेडमास्टर देखना चाहते हैं कि मुझे सोर्ड एरेज की समझ है या नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता। मेरे लिए गोल्ड खर्च करके एरे तोड़ना सबसे आसान काम है। सारी 12 एंशिएंट सोर्ड्स हवा में तैर रही हैं। हर ब्लेड सीधा मेरी तरफ पॉइंट कर रही है। चेंबर का टेम्परेचर एक पल में बहुत नीचे गिर जाता है। दीवारों पर लगी स्पिरिट लैंटर्न्स सोर्ड्स के प्रेशर से हिलने लगती हैं। जमीन पर बने एरे पैटर्न्स एक के बाद एक गोल्डन सर्कल्स में चमक उठते हैं। गोल्डन लाइट धीरे धीरे पूरी फ्लोर में फैलती हुई सीधा मेरे पैरों के नीचे आकर रुक जाती है। मैं बिल्कुल एरे के सेंटर में खड़ा हूँ। मेरे कपड़े ब्लेड विंड की वजह से जोर जोर से हिल रहे हैं। मास्टर ल्यू अपने स्टाफ का सहारा लिए एरे के बाहर खड़े मुझे देख रहे हैं। उनका चेहरा शांत है, लेकिन उनसे निकलने वाला प्रेशर अज्योर साइथ मैंटिस से भी कई गुना ज्यादा है। आखिर वो अज्योर क्लाउड एकेडमी के हेडमास्टर हैं और पूरी एकेडमी में सोर्ड एरेज के सबसे बड़े मास्टर। वो ये देखना चाहते हैं कि मैंने बॉस को सिर्फ लक से मारा या मुझे वाकई सोर्ड एरेज की समझ है। सारी 12 सोर्ड्स एक साथ गूंजने लगती हैं। उनकी आवाज समुद्र की लहरों की तरह मुझ पर टूट पड़ती है। मेरे हाथ में पकड़ा फॉर्मेशन डिस्क धीरे धीरे गर्म होने लगता है। सिस्टम नोटिफिकेशन फिर सामने आ जाती है, इनकम्प्लीट एरे डिटेक्टेड, 12 ब्रोकन सोर्ड्स एरे, एरे ग्रेड बेसिक टीयर पी, एरे स्टेटस इनकम्प्लीट। गोल्ड कंज्यूम करके एरे पैटर्न एनालाइज किया जा सकता है। मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, एनालाइज, गोल्ड स्पेंट 300, पैटर्न एनालिसिस इन प्रोग्रेस। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने की दुनिया बदल जाती है। जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरे पैटर्न था वो धागे धागे खुलने लगता है। फॉर्मेशन लाइंस, स्पिरिट एनर्जी का फ्लो और 12 सोर्ड्स के बीच के कनेक्शंस एकदम साफ दिखने लगते हैं, जैसे किसी ने एरे के ऊपर चढ़ा हुआ पर्दा हटा दिया हो। किल पोजीशंस कहाँ हैं, ट्रैप्स कहाँ हैं, बेट पॉइंट्स कहाँ हैं और असली एरे कोर कहाँ छुपा है, सब कुछ धीरे धीरे मेरे
मेरे सामने खुलने लगता है। कुछ ही पल बाद सिस्टम फिर से बोलता है, एनालिसिस कंप्लीट। 12 ब्रोकन सोर्ड्स एरे में कुल 3 फ्लॉज हैं। पहला, साउथ वेस्ट डेड गेट, यहाँ ब्लेड फोर्स बहुत पावरफुल है लेकिन रीसेट होने में स्लो है। दूसरा, 7th सोर्ड सिर्फ एक डीकॉय कोर है। तीसरा, असली एरे कोर ईस्ट की तरफ 3 कदम दूर एक खाली जगह में है जहाँ कोई सोर्ड ही नहीं है। मेरी आंखें हल्की सी चमक उठती हैं। खाली जगह? मैं ईस्ट की तरफ 3 कदम दूर देखता हूँ। वहाँ वाकई कोई सोर्ड नहीं है, सिर्फ जमीन पर एक हल्का सा ब्लेड मार्क बना हुआ है। अगर सिस्टम एनालिसिस ना होती तो इस फ्लॉ को पहचानना लगभग नामुमकिन था। सबका ध्यान नेचुरली हवा में तैरती 12 सोर्ड्स पर ही जाता, लेकिन असली कोर किसी सोर्ड में है ही नहीं। वो तो उस जगह छुपा है जहाँ कोई सोर्ड मौजूद ही नहीं है। हेडमास्टर ल्यू की ये ट्रिक वाकई कमाल की है। वो मुझे काफी देर तक चुप खड़ा देखते रहते हैं, फिर शांत आवाज में पूछते हैं, क्या हुआ, डर गए? मैं उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि ये एरे असल में छुपा कहाँ है। मास्टर ल्यू की भौहें हल्की सी उठ जाती हैं। अच्छा, और मिला? मैं तुरंत जवाब नहीं देता क्योंकि उसी वक्त 12 ब्रोकन सोर्ड्स एरे एक्टिवेट हो चुका होता है। वुश, पहली सोर्ड हवा को चीरते हुए मेरी तरफ आती है। उसकी ब्लेड पुरानी है, कई जगह से चिप्ड है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही खतरनाक है। वो सीधा मेरे दिल की तरफ अटैक नहीं करती, वो मेरे शोल्डर को टारगेट करती है। बाहर से देखने पर लगता है जैसे अटैक में दया दिखाई जा रही हो, लेकिन मैं सच जानता हूँ ये सिर्फ बेट है। असली किलिंग ब्लो ये नहीं है। असली अटैक पीछे और साइड से आने वाला है। मैं अपने पैरों के पंजों पर बॉडी घुमाता हूँ और आधा कदम लेफ्ट की तरफ सरक जाता हूँ। उसी पल दूसरी स्वॉर्ड मेरे गले के पीछे से गुजरती है। उसकी बर्फ जैसी ठंडी ब्लेड मेरी स्किन को हल्का सा छू जाती है और एक तेज जलन छूट जाती है। अगर मैं पीछे हटा होता तो सीधा उस ब्लेड के सामने चला जाता। मास्टर लू की आंखों में हल्की सी हैरानी चमक उठती है। अच्छे रिफ्लेक्सेस। मैं कोई जवाब नहीं देता क्योंकि तीसरी और चौथी स्वॉर्ड पहले ही मेरे पास पहुंच चुकी हैं। एक ऊपर से, एक नीचे से, दोनों मिलकर मेरा हर रिट्रीट का रास्ता बंद कर देती हैं। मैं अपना हाथ उठाता हूँ। मेरी 5 स्वॉर्ड्स एक साथ सिस्टम स्टोरेज से बाहर निकल आती हैं। जैसे ही वो हवा में दिखती हैं, चेंबर में तैर रही कई एंशिएंट स्वॉर्ड्स हल्की सी गूंजती हैं, जैसे मेरी पतली और कमजोर ब्लेड्स का मजाक उड़ा रही हूँ। मैं धीरे से बोलता हूँ, ट्रायड गार्ड। 3 स्वॉर्ड्स मेरे सामने क्रॉस होकर एक शील्ड बना देती हैं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, 2 तेज टकराने की आवाजें गूंजती हैं। मैं सामने से आने वाली स्वॉर्ड्स को डिफ्लेक्ट कर देता हूँ, लेकिन अगले ही पल बाकी की 8 एंशिएंट स्वॉर्ड्स एक साथ मेरी तरफ टूट पड़ती हैं। ब्लेड लाइट पूरे आसमान की तरह मेरे ऊपर फैल जाती है, जैसे एक बहुत बड़ा जाल मेरी तरफ गिर रहा हो। मेरे पैरों के नीचे बना एरे पैटर्न एकदम से चमक उठता है। एक इनविजिबल प्रेशर मेरे पूरे शरीर को दबा देता है। मेरे हाथ पैर भारी होने लगते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये है एरे सप्रेशन। ये सिर्फ स्वॉर्ड्स को ही कंट्रोल नहीं करता, ये तुम्हारे खून, तुम्हारी सांस और तुम्हारे बैलेंस तक को दबा देता है। तुम्हारे कदम वहीं पड़ते हैं जहां एरे चाहता है। एरे के बाहर से मास्टर लू की आवाज गूंजती है, स्वॉर्ड एरे मास्टर की सबसे बड़ी गलती होती है सिर्फ स्वॉर्ड्स को देखना। जो ब्लेड्स तुम देख सकते हो वो सिर्फ धोखा है। असली एरे वही होता है जो नजर ही नहीं आता। अगर तुम सिर्फ ब्लेड से बचोगे तो अगला कदम खुद डेड गेट में रख दोगे। उनकी बात खत्म होने से पहले ही मेरे पैरों के नीचे वाला पैटर्न बदल जाता है। जमीन से स्वॉर्ड एनर्जी की एक ब्लेड अचानक निकलती है और सीधा मेरे घुटने की तरफ आती है। मेरी आंखें तेज हो जाती हैं। समझ गया, ये मुझे हवा में उछलने पर मजबूर करना चाहता है। और जैसे ही मेरे पैर जमीन से उठेंगे, हवा में तैर रही सारी 12 स्वॉर्ड्स मेरी हर एस्केप रूट बंद कर देंगी। इसीलिए मैं जंप नहीं करता, मैं अपना पैर उठाता हूँ और पूरी ताकत से जमीन पर पटकता हूँ। उसी वक्त एक थंडर आयरन स्वॉर्ड उलटकर सीधा पॉइंट फर्स्ट जमीन में घुस जाती है। जैसे ही उसकी टिप नीचे से निकलती स्वॉर्ड एनर्जी से टकराती है, बूम, थंडर लाइट चारों तरफ फैल जाती है। इम्पैक्ट से मेरी राइट लेग एक पल के लिए सुन्न पड़ जाती है, लेकिन मैं अपनी जगह से हिलता भी नहीं। मास्टर लू की आंखों में हैरानी और गहरी हो जाती है। 12 एंशिएंट स्वॉर्ड्स फिर से अपनी फॉर्मेशन बदल लेती हैं। ब्लेड लाइट्स और भी घनी हो जाती हैं। चेंबर का हर कोना तेज रोशनी से भर जाता है। स्पिरिट लैंटर्न्स बार बार चमककर बुझने लगती हैं। दीवारों पर बने पुराने स्वॉर्ड मार्क्स भी रोशनी में बार बार चमकने लगते हैं। मैं अब भी बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। बाहर से देखने पर लगता है कि किसी भी पल ये ब्लेड्स मुझे निगल लेंगी, लेकिन मेरी नजर सिर्फ ईस्ट की उस खाली जगह पर टिकी हुई है। असली एरे वहीं छुपा है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वहां पहुंचने के लिए मुझे पहले साउथ वेस्ट डेड गेट क्रॉस करना पड़ेगा। बाहर से देखने पर वही सबसे डेंजरस जगह लगती है, लेकिन असल में वही बचने का इकलौता रास्ता है, क्योंकि उस जगह ब्लेड फोर्स इतनी हैवी है कि उसका रीसेट बाकी जगहों से स्लो होता है, और वही उस एरे की सबसे बड़ी फ्लॉ है। मैं गहरी सांस लेता हूँ। मेरी 5 स्वॉर्ड्स मेरे आसपास तैर रही हैं। स्पिरिट एनर्जी लगातार फॉर्मेशन डिस्क में जा रही है। मास्टर लू मुझे देखकर धीरे से बोलते हैं, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो सरेंडर कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हारी टेस्ट ले रहा हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, हेडमास्टर, आपने कहा था ना जो ये एरे तोड़ देगा उसे गिफ्ट मिलेगा। मास्टर लू हल्का सा सिर हिला देते हैं। बिल्कुल। मैं मुस्कुराता हूँ। तो फिर मैं सरेंडर कैसे कर सकता हूँ? इतना कहकर मैं मूव करता हूँ। पीछे नहीं, डिफेंस में नहीं, सीधा साउथ वेस्ट डेड गेट की तरफ। सारी 12 एंशिएंट स्वॉर्ड्स एक साथ रिएक्ट करती हैं, जैसे किसी ने अलार्म बजा दिया हो। वो एक ही पल में मेरी तरफ मुड़कर टूट पड़ती हैं। मास्टर लू का चेहरा हल्का सा बदल जाता है। डेड गेट। वो इंस्टिंक्टिवली एक कदम आगे बढ़ते हैं। साफ था कि जरूरत पड़ते ही वो मुझे एरे से बाहर खींच लेंगे, लेकिन मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैं अपना हाथ जोर से उठाता हूँ। दोनों थंडर आयरन स्वॉर्ड्स सबसे पहले हवा में निकलती हैं, लेकिन उनका टारगेट एंशिएंट स्वॉर्ड्स नहीं होता। वो सीधा डेड गेट के अंदर बने पैटर्न कन्वर्जेंस पॉइंट पर वार करती हैं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। तेज थंडर एनर्जी पूरे चेंबर में
फट पड़ती है। एरे पैटर्न जोर से कांप उठता है। सारी 12 एंशिएंट सोर्ड्स सिर्फ एक पल के लिए स्लो हो जाती हैं और मुझे बस इसी एक पल की जरूरत थी। मैं ब्लेड लाइट के बीच बनी उस छोटी सी गैप से सीधा निकल जाता हूँ। एक सोर्ड एनर्जी की पतली सी लाइन मेरे बाजू को छू कर निकलती है। मेरी स्लीव हट जाती है और स्किन पर एक पतला सा कट बन जाता है। जलन होती है लेकिन जख्म गहरा नहीं है। मैं रुकता नहीं। तीसरी ब्रोकन एज्ड आयरन सोर्ड मेरे बिल्कुल पीछे आती है और सीधा उस खाली जगह की तरफ निकल पड़ती है। मास्टर लू की आंखें एक पल में सिकुड़ जाती हैं। तुमने देख लिया? मैं जवाब नहीं देता, बस धीरे से बोलता हूँ। 3 सोर्ड्स कन्वर्ज। तीनों सोर्ड्स हवा में एक साथ मिलकर एक पतली और बहुत तेज ब्लेड लाइट में बदल जाती है। वो सीधा ईस्ट की तरफ 3 कदम दूर उस खाली जगह पर जाकर गिरती है। वहाँ कोई सोर्ड नहीं है, कोई पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन जैसे ही ब्लेड लाइट उस जगह को हिट करती है, पूरा चेम्बर जोर से हिल उठता है। जमीन के अंदर से एक छुपा हुआ एरे कोर बाहर आ जाता है। उसकी रोशनी इतनी तेज है कि आंखें चुंधिया जाती हैं। वो धड़कते हुए दिल की तरह बार बार पल्स कर रहा है। सारी 12 एंशिएंट सोर्ड्स एक साथ कांप उठती हैं। मैं अपना हाथ नीचे करता हूँ। ब्रेक। ब्लेड लाइट सीधा एरे कोर के अंदर घुस जाती है। बूम। पूरा एरे एक चमक के साथ फट पड़ता है। सारी 12 एंशिएंट सोर्ड्स हवा में एक साथ रुक जाती हैं। फिर जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो, वो एक एक करके वापस दीवारों पर जाकर लटक जाती हैं। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। चेम्बर दोबारा शांत हो जाता है। फ्लोर पर बने सारे एरे पैटर्न्स धीरे धीरे अपनी रोशनी खो देते हैं और ईस्ट की उस खाली जगह के पास सिर्फ मैं खड़ा रहता हूँ। मेरे बाजू पर अब भी एक पतला सा कट बना हुआ है। मास्टर लू बिल्कुल चुप खड़े रहते हैं। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोलते। पहले वो मेरे पैरों के पास वाली जगह को देखते हैं, फिर मेरी तरफ। उनकी आंखों में पहले वाली टेस्टिंग वाली नजर अब गायब हो चुकी है। उसकी जगह सिर्फ हैरानी बच गई है। सिर्फ एक बार एरे देखा और तुमने उसका असली कोर ढूंढ लिया। मैं अपनी 5 सोर्ड्स वापस बुला लेता हूँ। हल्की सी मुस्कान के साथ कहता हूँ, शायद किस्मत अच्छी थी। मास्टर लू हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। किस्मत? पहले ही दिन 5 सोर्ड एरे बनाकर बॉस किल कर दिया। फिर पहले बार 12 ब्रोकन सोर्ड्स एरे देखा और उसका हिडन कोर भी ढूंढ लिया। कई इतनी ज्यादा किस्मत एक ही इंसान के पास होना मुश्किल होता है। मैं चुप रहता हूँ। जितना कम बोलूंगा उतने कम सवाल उठेंगे। मास्टर लू भी और कुछ नहीं पूछते। शायद उन्हें पता है हर इंसान के अपने सीक्रेट्स होते हैं। जब तक वो अकेडमी के लिए खतरा ना बने, उन्हें जानने की जरूरत नहीं। वो दीवार के पास जाकर हल्का सा इशारा करते हैं। दीवार का एक हिडन पैनल खुल जाता है। अंदर से एक डार्क ब्लू ग्रीन सोर्ड केस धीरे धीरे बाहर तैरता हुआ आता है। सोर्ड केस छोटा है, किसी पुरानी लकड़ी से बना हुआ। उसके ऊपर 7 पतले कैरे पैटर्न्स बने हुए हैं। वो बहुत पुराना लगता है, लेकिन उसमें से हल्की सी सोर्ड एनर्जी निकल रही है। मास्टर लू उसे मेरे हाथ में देते हैं। ये क्रेसेंट मून सोर्ड केस है। लो टियर सोर्ड एरे मास्टर्स के लिए स्पेशली बनाया गया था। ये एक साथ 7 सोर्ड्स को नर्चर कर सकता है और तुम्हारी सोर्ड कंट्रोल का बर्डन भी काफी कम कर देगा। मैं सोर्ड केस हाथ में लेता हूँ। वो देखने में छोटा है, मुश्किल से मेरे फोरआर्म जितना, लेकिन वेट ऐसा है जैसे लोहे का सॉलिड ब्लॉक पकड़ रखा हो। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ जाती है। इक्विपमेंट डिटेक्टेड, क्रेसेंट मून सोर्ड केस, ग्रेड बेसिक टियर, क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी। इफेक्ट 1, एक साथ 7 सोर्ड्स को स्टोर और नर्चर कर सकता है। इफेक्ट 2, सोर्ड एरे बनाते वक्त स्पिरिट कंजम्पशन कम करता है। इफेक्ट 3, इनकम्प्लीट एरे पैटर्न्स को रिपेयर कर सकता है। मेरी आंखें चमक उठती है। ये तो कमाल का आइटम है। अभी के लिए ये किसी नॉर्मल बेसिक टियर सोर्ड से भी ज्यादा यूजफुल है। मास्टर लू फिर अपनी स्लीव से एक जेड स्लिप निकालते हैं। उसका रंग हल्का ग्रे व्हाइट है और उसके अंदर छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स तैरते हुए दिख रहे हैं। इस जेड स्लिप के अंदर 7 स्टार सोर्ड एरे का एक फ्रैगमेंट है। मास्टर लू शांत आवाज में बोलते हैं, ये पूरा फॉर्मेशन डायग्राम नहीं है, लेकिन जो ट्राइड फॉर्मेशन तुम अभी यूज कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसे कंप्लीट कर पाओगे या नहीं वो तुम पर डिपेंड करता है। मैं जेड स्लिप अपने हाथ में ले लेता हूँ। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ जाती है। एरे फ्रैगमेंट डिटेक्टेड, 7 स्टार सोर्ड एरे 30% कंप्लीट। क्लोज डोर एनालिसिस के थ्रू इसे कंप्लीट किया जा सकता है। मेरी हार्ट बीट हल्की सी तेज हो जाती है। क्लोज डोर एनालिसिस, किसी और के हाथ में ये सिर्फ एक अधूरा फ्रैगमेंट है, लेकिन मेरे लिए ये एक कंप्लीट सोर्ड एरे बन सकता है। मास्टर लू धीरे से बोलते हैं, काय, सोर्ड एरे मास्टर सिर्फ गोल्ड उड़ाने वाली क्लास नहीं है। सोर्ड्स उसकी हड्डियां हैं और एरे उसकी रूह। पैसे से तुम सोर्ड्स खरीद सकते हो, लेकिन असली एरे की समझ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैं अंदर ही अंदर सिस्टम नोटिफिकेशन की तरफ देखकर सोचता हूँ, हाँ पूरी तरह सही भी नहीं है, लेकिन ये बात मैं मुंह से नहीं बोलता, बस सर हिलाकर कहता हूँ, मैं समझ गया। मास्टर लू कुछ देर तक मुझे देखते रहते हैं, फिर बोलते हैं, कल सोर्ड वॉल्ट जाना, फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड है। एक बेसिक टियर सोर्ड खुद चूज कर सकते हो। क्रेसेंट मून सोर्ड केस और एक अच्छी मेन सोर्ड मिलने के बाद तुम्हारे सोर्ड एरे की असली फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। मैं सर झुका देता हूँ, थैंक यू हेडमास्टर। मास्टर लू हाथ हिला देते हैं, अब जाओ। एडवांस ट्रेनिंग चेंबर के वो 3 दिन बिल्कुल वेस्ट मत करना। इनर एकेडमी इवैल्यूएशन से पहले कम से कम 7 सोर्ड टेक्निक का बेस तो बना ही लेना। मेरे अंदर हल्की सी हलचल होती है। इनर एकेडमी इवैल्यूएशन? मास्टर लू सीधा जवाब देते हैं, तुम्हें इनर एकेडमी इवैल्यूएशन का स्लॉट मिला है, लेकिन स्लॉट मिलना एडमिशन मिलना नहीं होता। 3 दिन बाद इनर एकेडमी से कोई तुम्हें पर्सनली इवैल्यूएट करने आएगा। अगर तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे तो ये स्लॉट तुमसे वापस ले लिया जाएगा। मेरी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। 3 दिन। मास्टर लू मुझे एक गहरी नजर से देखते हैं, और इस बार जो इवैल्यूएटर आएगा हो सकता है उसे कॉमनर बैकग्राउंड से आए टैलेंटेड लोग ज्यादा पसंद ना हो। मैं तुरंत समझ जाता हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। नोबल फैमिलीज का इन्फ्लुएंस इनर
एकेडमी तक भी पहुंचता है। आज मैंने लूकस को सबके सामने जलील किया है। ग्रेसन फैमिली बिना जवाब दिए बैठने वाली नहीं, इसीलिए 3 दिन बाद वाली इवैल्यूएशन बिल्कुल आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। सच कहूं तो मुझे उसका इंतजार है। 3 दिन, क्रेसेंट मून सोर्ड केस, 7 स्टार सोर्ड एरे फ्रैगमेंट, एक बेसिक टियर सोर्ड, एडवांस ट्रेनिंग चेंबर और मेरा सिस्टम शॉप। इतना सब कुछ मेरी स्ट्रेंथ को एक और लेवल ऊपर ले जाने के लिए काफी है। मैं क्रेसेंट मून सोर्ड केस को हाथ में पकड़कर फॉर्मेशन चेंबर से बाहर चल पड़ता हूँ। स्टोन डोर धीरे धीरे खुल जाता है। मैं दोबारा हॉल ऑफ क्लास अवेकनिंग में आ जाता हूँ। अंदर आते ही सबकी नजर फिर से मुझ पर टिक जाती है। लूकस अभी तक हॉल से गया नहीं था। वो भीड़ के बीच खड़ा था। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा काला पड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े क्रेसेंट मून सोर्ड केस पर पड़ती है, उसकी आंखें एक पल के लिए फैल जाती हैं। वो क्लियरली समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल आइटम नहीं है। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। मैं बिना कुछ बोले उसके पास से निकलने लगता हूँ, लेकिन जैसे ही हम दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक सामने आ जाती है। हाई कंपैटिबिलिटी डिटेक्टेड। क्रेसेंट मून सोर्ड केस और 7 स्टार सोर्ड एरे एक दूसरे के साथ हाईली कंपैटिबल है। अगर 7 स्टार सोर्ड एरे कंप्लीट हो गया तो सोर्ड केस की हिडन फॉर्मेशन भी अनलॉक हो जाएगी। गोल्ड कंज्यूम करके फ्रैगमेंट का प्रिलिमिनरी एनालिसिस शुरू किया जा सकता है। मेरे कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। मैं मुड़कर लूकस की तरफ देखता हूँ। लूकस को लगता है शायद मैं फिर कोई ताना मारने वाला हूँ। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। काय, क्या देख रहे हो? मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कहता हूँ, कुछ खास नहीं, बस ये सोच रहा था तुम जल्दी से और स्ट्रांग हो जाओ। लूकस एक पल के लिए बिल्कुल समझ ही नहीं पाता। मैं मुड़कर आगे चल देता हूँ, क्रेसेंट मून सोर्ड केस को मजबूती से पकड़े हुए, क्योंकि 3 दिन बाद मुझे अपनी ब्लेड टेस्ट करने के लिए एक और अच्छा वेटस्टोन चाहिए होगा और लूकस जैसा नोबल यंग मास्टर उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।